चलिए, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन. इज ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर ऑल? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए? क्लियर है. So in the last class we were discussing about soil structure. हम बात कर रहे थे सॉइल स्ट्रक्चर की. सॉइल स्ट्रक्चर हमने कंप्लीट कर लिया था. सॉइल स्ट्रक्चर वाज बीइंग कंप्लीटेड. तो हमने बात कर ली है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल की, हमने डिस्कशन कर लिया है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल का, हमने बात कर ली है सॉइल के स्ट्रक्चर की. वी आर डन विद द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल. तो इन टुडेस क्लास वी विल बी टॉकिंग अबाउट क्ले मिनरलॉजी. आज की क्लास में बात करेंगे क्ले के मिनरल्स के बारे में. सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज क्ले मिनरलॉजी. तो अगला पॉइंट जो रेफरेंस का है हमारे पास इज टर्म्ड एज क्ले मिनरलॉजी. नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज क्ले मिनरलॉजी. तो क्ले में जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उसकी बात करेंगे. तो विल टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स व्हिच आर बीइंग फाउंड इन द क्ले. अब ये होते क्या है? सो वी आर नोन टू द फैक्ट, हमें ये पता है सॉइल इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स. तो हमें ये पता है कि सॉइल बनती है किसकी वजह से? रॉक्स की वेदरिंग की वजह से. तो रॉक्स के अंदर जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, वही मिनरल्स आपको सॉइल के अंदर भी मिलेंगे विद सम चेंजेस ऑल्सो. वो डिपेंड करता है वेदरिंग कैसे हुई है. वेदरिंग फिजिकल एक्शन से हुई है, वेदरिंग केमिकल एक्शन से हुई है, वो डिपेंड कर जाता है उसके ऊपर. बट द मिनरल्स विच आर बीइंग पोजेस्ड इन द रॉक आर टू बी फाउंड इन दी सॉइल ऑल्सो अप टू सम एक्सटेंट. तो एक से ज्यादा ग्रुप मिनरल्स का आपको मिल सकता है किसी भी गिवन सॉइल के अंदर. अब क्योंकि इनका सिग्निफिकेंस क्ले में ज्यादा निकल के आ जाता है, सिंस इट्स सिग्निफिकेंस कम्स आउट टू बी कंपैरेटिवली मोर इन द केस ऑफ क्ले, इसलिए हम इसको लिंक कर देते हैं क्ले के साथ. रीजन बीइंग पार्टिकल साइज बहुत छोटी होती है, देयर सिग्निफिकेंस कम्स आउट टू बी मोर. वो हमने कल डिस्कस किया था कल वाली क्लास में कि अगर पार्टिकल साइज छोटी होती है तो सरफेस इलेक्ट्रिकल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इनसिग्निफिकेंट होता है. तो जब वो डिपॉजिट करते हैं स्ट्रक्चर, हमें या तो मिलता है फ्लोकुलेंट या तो हमें मिलता है डिस्पर्स्ड. फिर हमने ये भी बोला था कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये फ्लेकी नेचर के होते हैं, इनके सरफेस पे चार्ज प्रेजेंट होता है. अब वो चार्ज इज बिकॉज ऑफ दीज मिनरल्स ओनली. तो इन मिनरल्स की वजह से ही चार्ज प्रेजेंट होती है. तो इसलिए हम इस पूरे टॉपिक को लिंक कर देते हैं क्ले के साथ. तो वे दिस एंटायर टॉपिक विद दोस ऑफ द क्लेज इटसेल्फ. बाकी ये एप्लीकेबल है हमारे बाकी सॉइल्स के लिए, पर क्योंकि उसके अंदर सरफेस एरिया बहुत छोटा होता है, सिंस स्पेसिफिक सरफेस एरिया इज वेरी लेस, ये इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं. दीज मिनरल्स which are being found in the case of the coarse grained soil becomes insignificant. Hence we'll be limiting our discussion to the fine grained soil only. Fine grained soil में भी किसकी बात करेंगे? क्ले की बात करेंगे. we'll be talking about the clay only. तो इस टॉपिक में एंटर करने से पहले एक बेसिक आइडिया दे दिया आपको why we have to refer about the different types of minerals which are being found in the clay. तो फिर से ये इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से. दिस टॉपिक इज सिग्निफिकेंट फ्रॉम योर ऑब्जेक्टिव पर्पस. कुछ चीज़ों की बात करेंगे जो फिर से नहीं होंगी यहाँ पे आपके लिए. विल टॉक अबाउट सर्टेन पैरामीटर्स विल बी टोटली न्यू फॉर यू. तो नए कंसेप्ट होंगे तो उनकी रेफरेंस भी हम यहाँ पे निकाल लेंगे. तो पहला पॉइंट तो ये मेंशन कर रहे हैं कि क्ले मिनरल होता क्या है, व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज क्ले मिनरल. तो फर्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? पहला पॉइंट बोल रहा है द क्ले मिनरल्स आर बेसिकली composed of
are basically composed of tiny tiny crystalline substance of one or more small small groups of minerals termed as termed as termed as clay minerals तो पहला पॉइंट तो ये लिखा है कि भैया हमारा क्ले मिनरल है क्या. द फर्स्ट ऑफ द पॉइंट सेज व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज क्ले मिनरल. तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, जो हमारा क्ले का मटेरियल है ये बेसिकली बनती है किससे, टाइनी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस से, जिसमें एक और एक से ज्यादा स्मॉल ग्रुप होते हैं मिनरल्स के, जिसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं, क्ले मिनरल्स बोलते हैं. तो जब आप क्ले के पार्टिकल को ऑब्जर्व करोगे इसमें आपको एक या एक से ज्यादा ग्रुप मिलेंगे मिनरल्स के. तो हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये मिनरल्स ही हमें ये बताएंगे कि जो क्ले का पार्टिकल है उसके ऊपर नेट चार्ज क्या निकल के आएगी. दीज क्ले मिनरल्स विल गिव यू एन आइडिया अबाउट द नेट चार्ज व्हिच विल बी प्रेजेंट ओवर द सरफेस ऑफ द क्ले पार्टिकल. तो पहला पॉइंट तो ये मेंशन किया, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, these clay minerals, next point says these clay minerals are evolved mainly from the chemical weathering of certain type of rocks, and are hydrous aluminosilicates with other metals with other metallic ions. तो अगली जानकारी दी है क्ले मिनरल्स कहाँ से इवॉल्व हुए, पीछे बताया था. तो हमें पता है सॉइल इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द वेदरिंग ऑफ द रॉक. सॉइल बनती है रॉक की वेदरिंग से. रॉक में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं. रॉक में कौन से मिनरल प्रेजेंट होते हैं ये मैंने आपको बीएमसी में बता रखा है. दिस वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल इन बीएमसी. डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक किए थे हमने. वी हैव टॉक्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक. उन रॉक्स के अंदर कौन कौन से मिनरल्स होते हैं वो भी मैंने आपको वहाँ पे बता रखे हैं. उन्हीं रॉक्स की वेदरिंग के बाद ये सॉइल बनती है. तो स्पेसिफिकली ये क्ले मिनरल्स कैसे इवॉल्व हुए, अगर हमारे रॉक की वेदरिंग कैसे हुई है, केमिकली हुई है. जरा केमिकल एक्शन बताना, हाउ केमिकल वेदरिंग ऑफ द रॉक टेक्स प्लेस. रॉक की केमिकल वेदरिंग कैसे होती है, कुछ एग्जांपल बता दो. एक्शंस ऑफ केमिकल वेदरिंग, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ एक्शंस ऑफ केमिकल वेदरिंग. कुछ एग्जांपल देना एक्शंस ऑफ केमिकल वेदरिंग के. बहुत सारे एग्जांपल दिए थे आपको शुरू में, पहले दिन ही बताए थे. ऑन फर्स्ट डे ओनली वी हैव डिस्कस्ड दिस. तो एक बता दिया गोविंद ने लीचिंग, दूसरा भी बता दिया गोविंद ने कार्बोनेशन. तो लीचिंग होती है, कार्बोनेशन होता है और ऑक्सीडेशन, बिल्कुल सही बात है. तो लीचिंग, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. सो देयर आर सेवरल मैकेनिज्म बाय विच केमिकल वेदरिंग में टेक प्लेस. ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, कार्बोनेशन है, लीचिंग है, एक और बताया था आपको हाइड्रोलिसिस. वन मोर मैकेनिज्म वाज बीइंग डिस्कस्ड, हाइड्रोलिसिस होती है. तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजें केमिकल वेदरिंग कराती है हमारी रॉक्स की. सो ऑल दीज लीड्स टू द केमिकल वेदरिंग ऑफ द रॉक. क्लियर चीज, रिपीट करना है इसमें कुछ भी, एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस. रिपीट करना है कोई ऐसा पॉइंट इसमें से. चलिए, तो अगर हमारे रॉक्स की केमिकल वेदरिंग होती है, तो रॉक्स में जो मिनरल्स हैं वही किस में पाए जाते हैं, वही सॉइल में पाए जाते हैं. अब इन मिनरल्स में होता क्या है, दीज मिनरल्स कंसिस्ट ऑफ व्हाट, दीज मिनरल कंसिस्ट ऑफ हाइड्रस एल्यूमिनोसिलिकेट विद अदर मेटालिक आयंस. तो हाइड्रस एल्यूमिनोसिलिकेट का मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रस एल्यूमिनोसिलिकेट. इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी मिलेगी आपको, इसमें सिलिका डाइऑक्साइड भी मिलेगी आपको, इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी मिलेगा. तो ये हाइड्रस एल्यूमिनोसिलिकेट है. सो इट विल कंसिस्ट ऑफ एल्यूमिना. These minerals will consist of alumina. These minerals will consist of silica.
These minerals will consist of water of crystallization. इसमें आपको water of crystallization भी मिलेगा, यानी वो water जो इनसे chemically attached होता है, along with some other metallic ions also. कुछ और भी metallic ions होते हैं, जैसे मैग्नीशियम का होता है, कैल्शियम का होता है, सोडियम का होता है, पोटेशियम का होता है. तो अभी तक की बस बेसिक जानकारी क्या दी है आपको? Up till now what information is given to you? अभी तक बस मैंने आपको ये जानकारी दी है, कि जो क्ले का मटेरियल होता है इसमें आपको एक या एक से ज़्यादा ग्रुप मिलेंगे मिनरल्स के. ये मिनरल्स कैसे इवॉल्व होते हैं? ये मिनरल्स केमिकल वेदरिंग से इवॉल्व होते हैं. इसमें आपको एल्यूमिना मिलेगा, सिलिका मिलेगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मिलेगी, साथ में कुछ और मेटालिक आयंस भी मिल सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस सर्टेन अदर मेटालिक आयंस में ऑल्सो भी फाउंड. क्लियर चीज? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? तो एक बेसिक जानकारी दे दी आपको मिनरल्स के बारे में. अब टेक्निकली बात करते हैं पूरी कहानी को. So next point says these clay minerals. Next point says these clay minerals on basis of their crystalline structure, can be divided into following categories. Groups or categories. तो अपने क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के बिहाफ पे आपको क्ले मिनरल्स इन कैटेगरी में डिवाइड होते हुए मिलेंगे. सो ऑन द बेसिस ऑफ द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वी हैव डिवाइडेड द क्ले मिनरल्स इन द फॉलोइंग कैटेगरीज. तो पहला सवाल तो यहीं से निकल के आता है. द फर्स्ट ऑफ द प्रॉब्लम यू विल फाउंड फ्रॉम दिस कैटेगरी ओनली, कि कौन कौन से ग्रुप्स हैं हमारे पास क्ले मिनरल के. अब उन सारे ग्रुप्स को एक एक करके रेफर कर लेते हैं. द फर्स्ट ऑफ द ग्रुप इज टर्म्ड एज केओलिन ग्रुप. तो पहला ग्रुप है जो हमारे पास मिनरल्स का इज टर्म्ड एज केओलिन ग्रुप. द सेकंड ऑफ द ग्रुप इज टर्म्ड एज मोंटमोरिनोलाइट ग्रुप. सो मोंटमोरिनोलाइट ग्रुप, तो दूसरा ग्रुप है हमारे पास मोंटमोरिनोलाइट ग्रुप. द थर्ड ऑफ द ग्रुप अवेलेबल विद अस इज टर्म्ड एज एलाइट ग्रुप. तीसरा ग्रुप जो है हमारे पास मिनरल्स का, इसको हम बोलते हैं एलाइट ग्रुप. सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, अपने क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के बिहाफ पे हमने इन क्ले मिनरल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है. अब केओलिन ग्रुप में कौन कौन आता है? केओलिन ग्रुप में आता है एक केओलिनाइट, जो केओलिनाइट मिनरल है. दूसरा हेलोसाइट, दिस इज आल्सो क्ले मिनरल, तो हेलोसाइट. मोंटमोरिनोलाइट ग्रुप में आती है मोंटमोरिनोलाइट, सो मोंटमोरिनोलाइट. इलाइट ग्रुप में आती है इलाइट. तो ये सारे के सारे क्ले मिनरल्स हैं हमारे. सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, अपने क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के बिहाफ पे हमने क्ले के मिनरल्स को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया. तीनों ग्रुप मैंने मेंशन किए हुए हैं. ऑल 3 ग्रुप्स आर बीइंग मेंशन्ड. कौन से ग्रुप में कौन कौन से मिनरल हैं उसकी भी आपको बेसिक जानकारी दे दी है. इन मिनरल्स में आपको मिलेगा क्या? इन मिनरल्स में आपको मिलेगा एल्यूमिना, सिलिका, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अलॉन्ग विद सम अदर मेटालिक आयंस. कुछ और मेटालिक आयंस भी होंगे इसके अंदर. अभी तक की कहानी में कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो? एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड अप टिल नाउ? क्लियर यहाँ तक की स्टोरी? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. सो विल कंटिन्यू फॉरवर्ड. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है all the clay minerals are found to consist of two basic building blocks. जितने भी मिनरल्स हैं क्ले के, उन सब में 2 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं. सो व्हाटएवर मिनरल्स आर देयर, दे विल बी हैविंग 2 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स. तो 2 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स आपको हमेशा सारे क्ले मिनरल्स में मिलेंगे. सो ऑल द क्ले मिनरल्स आर फाउंड टू कंसिस्ट ऑफ 2 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स. अब वो कौन कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उनकी रेफरेंस निकालते हैं. व्हाट आर दोज बिल्डिंग ब्लॉक्स? दैट रेफरेंस इज टू बी ड्रॉन. अब एक एक करके उठाते हैं सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स को. तो पहला बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है सिलिका टेट्राहेड्रन यूनिट. तो फर्स्ट ऑफ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इज सिलिका टेट्राहेड्रन यूनिट. तो सिलिका टेट्राहेड्रन यूनिट. तो फर्स्ट ऑफ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इज टर्म्ड एज सिलिका टेट्राहेड्रन यूनिट. नाउ एज द नेम सजेस्ट, जैसा नाम में लिखा हुआ है वहीं से समझ में आ रहा है, सिलिका टेट्राहेड्रन यूनिट है.
अब क्या होता है सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट के अंदर? इन सिलिका, भाई कितनी बार बोल दिया है, पेशेंस रखा करो, सारी चीजें कवर हो जाएंगी। जो भी बताया है उसमें से कोई डाउट है वो पूछ लो। सो वी आर टॉकिंग अबाउट सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट। अब क्या है सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट? एज द नेम सजेस्ट, as the name suggests, it consists of the silica at the center of the tetrahedron geometry. It consists of the silica at the center of the tetrahedron geometry and is enclosed by the oxide ion at the tip of the tetrahedron. तो सिलिका टेट्राहेड्रन यूनिट क्या है? ये वो यूनिट है जिसमें सिलिका को टेट्राहेड्रन अरेंजमेंट में ऑक्सीजन के आयंस इनक्लोज करते हैं। तो ऑक्सीजन के आयंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? टेट्राहेड्रन के टिप पे प्रेजेंट होते हैं। और इस बिल्डिंग ब्लॉक के अंदर सिलिका कहाँ प्रेजेंट होती है? एट द सेंटर ऑफ द टेट्राहेड्रन में प्रेजेंट होती है। अब ये बोल के बात समझ में नहीं आती, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट जस्ट बाय सेइंग इट। इसीलिए इस पूरी कहानी को समझने के लिए स्ट्रक्चर को देखते हैं। विल सी द स्ट्रक्चर। तो सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। यू विल फाइंड द सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट टू बी समवॉट लाइक दिस। अब एग्जैक्ट डायग्राम तो बनेगी नहीं, बट फिर भी कोशिश करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आ जाए। तो 3 डायमेंशनल के अंदर है ये, दिस इज इन 3 डायमेंशनल। सो दिस इज अवर सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट। ये हमारी सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट है। तो उसके सेंटर पे सिलिका है, इसके सेंटर पे सिलिका है, अरेंजमेंट टेट्राहेड्रन है, और टेट्राहेड्रन के जो टिप्स हैं, 4 टिप्स हैं, उन चारों पे आपको क्या मिलेगा? उन चारों पे आपको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन मिलेगा। एट द 4 टिप्स ऑफ द टेट्राहेड्रन यू विल गेट द ऑक्सीजन। अब आपको ध्यान क्या रखना है? ये जो बेस वाले 3 ऑक्सीजन हैं एक ही प्लेन में है। आपको ध्यान रखना है, जिसको मैंने शेड कर रखा है, जो ट्राइंगल मैंने शेड कर रखा है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इट्स द प्लेन व्हिच इज बीइंग शोन टू यू। तो ये बेस वाले तीनों ऑक्सीजन एक ही प्लेन में है, और जो चौथा ऑक्सीजन है वो आउट ऑफ द प्लेन है, इट इज आउट ऑफ द प्लेन। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है आपको? व्हाट द पॉइंट टू बी रेफर्ड? जो बेस वाले तीनों ऑक्सीजन है, जो बेस वाले तीनों ऑक्सीजन है जो एक ही प्लेन में है, ये शेयर्ड होते हैं 2 टेट्राहेड्रन यूनिट के बीच में। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो बेस वाले तीनों ऑक्सीजन है ये शेयर्ड होते हैं 2 टेट्राहेड्रन यूनिट में। अब कैसे शेयर्ड होते हैं उसको भी मैं बना के दिखा देता हूं। हाउ दे आर शेयर्ड बिटवीन द 2 टेट्राहेड्रन यूनिट्स, दैट कैन आल्सो बी शोन सेपरेटली। तो उसको मैं सेपरेटली बना के दिखा रहा हूं आपको। तो जो बेस वाले तीनों ऑक्सीजन है जो सिलिका को इंक्लोज कर रहे हैं एट द सेंटर ऑफ द टेट्राहेड्रन, वो शेयर्ड होते हैं 2 टेट्राहेड्रन यूनिट के बीच में। दे आर शेयर्ड बिटवीन 2 टेट्राहेड्रन यूनिट्स। तो ये हमारे 2 टेट्राहेड्रन यूनिट है, तो सिलिका टेट्राहेड्रन यूनिट। अब चेक करो, ये सिलिका है सेंटर पे, सिलिका है सेंटर पे, ऑक्सीजन है टिप पे, ऑक्सीजन है टिप पे, ऑक्सीजन है बेस पे, ऑक्सीजन है बेस पे, ऑक्सीजन है बेस पे। अब चेक करो, जो मैंने ए पॉइंट वाला ऑक्सीजन है, जो मैंने ए पॉइंट वाला ऑक्सीजन है वो शेयर करके दिखा रखा है किसके बीच में? जो मैंने ए पॉइंट वाला ऑक्सीजन है वो शेयर करके दिखा रखा है किसके बीच में? जो ए पॉइंट वाला ऑक्सीजन है वो शेयर करके दिखा रखा है किसके बीच में? 2 सिलिका टेट्राहेड्रन यूनिट के बीच में। सो व्हाट इज सिलिका टेट्राहेड्रन यूनिट? द सिलिका टेट्राहेड्रन यूनिट consist of oxygen enclosing silica at the center of the tetrahedron geometry. Here 3 oxygen atom at the base are in same plane and is shared by 2 tetrahedron units. जो ऑक्सीजन बेस पे होते हैं वो शेयर्ड होते हैं 2 टेट्राहेड्रन यूनिट के बीच में। तो ये पहला बिल्डिंग ब्लॉक मिलेगा आपको हर क्ले मिनरल के अंदर। सो एवरी ऑफ द क्ले मिनरल विल कंसिस्ट ऑफ सिलिका टेट्राहेड्रन यूनिट। अब हर बार पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको ये पूरा यूनिट बना के दिखाऊं। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि जब भी मेरे को इस बिल्डिंग ब्लॉक की बात करनी हो मैं आपको ये एक्चुअल 3 डायमेंशनल बना के दिखाऊं। तो फिर हमने क्या किया? हमने हमारी बात को सिंप्लीफाई करने के लिए नोटेशन बना दी। क्या नोटेशन बना दी? कि हम सिलिका टेट्राहेड्रन यूनिट को कैसे शो करेंगे? हम सिलिका टेट्राहेड्रन यूनिट को शो करते हैं बाय ट्रेपेजियम। तो अगर आपको ये ट्रेपेजियम बना हुआ दिखे कहीं पर भी रिलेटेड टू द क्ले मिनरल्स, इसका मतलब क्या है? वो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये सिलिका टेट्राहेड्रन यूनिट है। तो सिलिका टेट्राहेड्रन यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम ट्रेपेजियम यूज करते हैं। वी टेक द हेल्प ऑफ द ट्रेपेजियम। अब हम बात करते हैं नाउ विल टॉक अबाउट कि सिलिका टेट्राहेड्रन यूनिट के ऊपर, सिलिका टेट्राहेड्रन यूनिट के ऊपर नेट चार्ज कितना होता है। नाउ विल टॉक अबाउट कि सिलिका टेट्राहेड्रन यूनिट के ऊपर चार्ज कितनी प्रेजेंट होती है, ये आप खुद बता दोगे। दिस विल बी रेफर्ड बाय योर ओन। सिलिका के ऊपर नेट चार्ज कितना प्रेजेंट है? सिलिका के ऊपर नेट चार्ज कितना प्रेजेंट है? व्हाट इज द नेट चार्ज प्रेजेंट ओवर सिलिका? व्हाट इज द नेट चार्ज प्रेजेंट ओवर सिलिका?
सिलिका के ऊपर नेट चार्ज कितनी होती है? साइन भी तो बताओगे, यू विल इंडिकेट साइन ऑल्सो। सिलिका के ऊपर नेट चार्ज कितनी होती है? व्हाट इज द नेट चार्ज ओवर सिलिका? इट इज +4। तो सिलिका के ऊपर चार्ज है +4, तो सिलिका के ऊपर चार्ज आ गया +4। तो आपने बोला सिलिका के ऊपर चार्ज है +4, बिल्कुल सही बात है। तो सिलिका के ऊपर चार्ज है +4। ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज प्रेजेंट होता है? जो हमारा ऑक्सीजन आयन है उसके ऊपर कितना चार्ज है? जो ऑक्सीजन आयन है उसके ऊपर कितनी चार्ज होती है? -2। तो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज प्रेजेंट होती है -2। जो टिप वाला ऑक्सीजन है वो फ्री है। अगर टिप वाला ऑक्सीजन फ्री है तो मैंने इसका पूरा चार्ज इंक्लूड कर दिया। नेक्स्ट, जो बेस वाले 4 ऑक्सीजन है वो शेयर्ड है किसके बीच में? जो बेस वाले 3 ऑक्सीजन है वो शेयर्ड है किसके बीच में? जो बेस वाले 3 ऑक्सीजन है वो शेयर्ड है किसके बीच में? 2 टेट्राहेड्रल यूनिट के बीच में। तो इनके ऊपर चार्ज तो है -2, पर क्योंकि ये शेयर्ड है 2 यूनिट के बीच में, हर यूनिट में कितना चार्ज होगा? -1। ऐसे कितने ऑक्सीजन एटम है? ऐसे कितने ऑक्सीजन एटम है? 3 ऑक्सीजन एटम है। तो ये आपको नेट चार्ज बता देगा किसके ऊपर? सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट के ऊपर। ये आपको नेट चार्ज बता देगा सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट के ऊपर। तो चेक करो सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट के ऊपर नेट चार्ज क्या होती है? व्हाट द नेट चार्ज प्रेजेंट ओवर सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट? तो सिलिका के ऊपर +4, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2, 3 ऑक्सीजन के ऊपर -3, +4 -5 कमिंग आउट टू बी हाउ मच? -1। तो व्हाट द नेट चार्ज प्रेजेंट ओवर सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट? नेट चार्ज प्रेजेंट ओवर सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट इज -1। अभी ऑब्जेक्टिव है आपका, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव, ध्यान रखना है आपको इस चीज के बारे में। टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस। तो नेट चार्ज ओवर सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट कम्स आउट टू बी -1। किसी के लिए भी ये पॉइंट रिपीट करना हो? फॉर एनीवन दिस पॉइंट इज टू बी रिपीटेड? क्लियर है पूरी कहानी? सो एवरी ऑफ द क्ले मिनरल विल कंसिस्ट ऑफ व्हाट? हर एक क्ले मिनरल में आपको ये सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट मिलेगी। तो जितने भी क्ले मिनरल है सब में ये बेसिक बिल्डिंग कंपोनेंट होती है हमारी। अब जितनी भी जानकारी दी है आपको, वॉट एवर इन्फॉर्मेशन आई हैव गिवन यू, मैं उसको मेंशन कर देता हूँ, दैट आई कैन मेंशन। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? पहला पॉइंट लिखा इन दिस यूनिट, इन दिस यूनिट 4 ऑक्सीजन एटम, इन दिस यूनिट 4 ऑक्सीजन एटम, डिनोमिनेटर प्लीज, डिनोमिनेटर प्लीज, ये 2 के बीच में शेयर्ड है तो डिवाइड बाय 2 कर दिया। एक नहीं शेयर्ड है बेटा, बेस पे जो तीनों है वो शेयर्ड है। बेस पे जो तीनों ऑक्सीजन होते हैं वो तीनों शेयर्ड होते हैं। मैंने आपको एक दिखाया है, बाकी कैसे दिखाऊंगा यहाँ पे? जब स्टेटमेंट बोल रहा होता हूँ उसको ध्यान से सुना करो। बेस के तीनों एटम शेयर्ड हैं 2 टेट्राहेड्रल यूनिट के बीच में, इसलिए तो लिख के भी देता हूँ आगे मैं, इसलिए आगे सारी चीज लिख के भी देता हूँ, जो बोलता हूँ वो लिखता भी हूँ। तो अभी लिखूंगा, वापस ध्यान देना क्या लिख रहा हूँ मैं। सो इन दिस यूनिट 4 ऑक्सीजन एटम encloses silica at the center of tetrahedron, silica at the center of tetrahedron geometry, center of the tetrahedron geometry, with all the oxygen atoms, with all the oxygen atoms, with all the oxygen at the base of tetrahedron, with all the oxygen at the base of tetrahedron, all the oxygen at the base of tetrahedron lying in same plane, lying in same plane, and is shared by 2 tetrahedron unit, and is shared by 2 tetrahedron unit, and is shared by 2 tetrahedron unit। तो जितने भी ऑक्सीजन एटम है बेस पे, जितने भी ऑक्सीजन एटम है बेस पे, वो सारे के सारे एक प्लेन में है और वो शेयर्ड है 2 टेट्राहेड्रल यूनिट के बीच में। क्लियर चीज? क्लियर है कहानी? चलिए, तो पहली इंफॉर्मेशन तो ये दी थी आपको। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है नेट चार्ज ओवर
सिलिका टेट्राहेड्रन यूनिट, सिलिका टेट्राहेड्रन यूनिट, नेट चार्ज ओवर सिलिका टेट्राहेड्रन यूनिट इज -1। अब ये बात मैंने डायरेक्टली लिख दी है पर पीछे कैलकुलेट करके बताया है, ये बात मैंने डायरेक्टली लिख दी है पर पीछे कैलकुलेट करके बताया है आपको। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय ट्रेपेजियम। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, ट्रेपेजियम से, तो इट इज डिनोटेड बाय ट्रेपेजियम। तो जितनी भी चीजें आपको पीछे बताई थी उन सबको मेंशन करके दे दिया है, व्हाटएवर पॉइंट वी हैव डिस्कस दैट वी हैव मेंशन्ड। अब कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो उसमें से। तो पहला बिल्डिंग ब्लॉक जो आपको क्ले के हर मिनरल में मिलेगा वो होगा सिलिका टेट्राहेड्रन यूनिट। अब के बाद मैं जब भी इस यूनिट की बात करूंगा मैं आपको ये ट्रेपेजियम दिखाऊंगा, आई शो यू दिस ट्रेपेजियम। मैं पूरे यूनिट की बात नहीं करूंगा, आई नॉट शेयर और टॉक अबाउट द एंटायर यूनिट, क्योंकि पूरा यूनिट दोबारा बनाना मतलब टाइम वेस्ट करना है। क्लियर है पूरी कहानी, रिपीट करना है इसमें से कुछ भी, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन, क्लियर है। सेकंड बिल्डिंग कंपोनेंट, सेकंड बिल्डिंग कंपोनेंट इज ऑक्टाहेड्रल यूनिट। Second building component of all the clay minerals is termed as octahedral unit. दूसरा बिल्डिंग कंपोनेंट जो हर एक क्ले मिनरल के अंदर आपको मिलेगा वो है ऑक्टाहेड्रल यूनिट। अब फिर से इसको डिस्कस कर लेता हूँ, लिखूंगा मैं लास्ट में। अब क्या है ऑक्टाहेड्रल यूनिट, इन दिस केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल यूनिट 6 हाइड्रोक्सिल आयन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन दिस ऑक्टाहेड्रल यूनिट 6 हाइड्रोक्सिल आयन इनक्लोजेस, 6 हाइड्रोक्सिल आयन इनक्लोजेस आयरन, मैग्नीज और एल्यूमिना एट द सेंटर ऑफ द ऑक्टाहेड्रन ज्योमेट्री। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑक्टाहेड्रन यूनिट में 6 हाइड्रोक्सिल एटम इंक्लोज करते हैं या तो एल्यूमिनियम को या मैग्नीशियम को या कैल्शियम को एट द सेंटर ऑफ द ऑक्टाहेड्रन ज्योमेट्री। इस बात को समझाने के लिए मैं फिर से आपको एक डायग्राम बना के दिखा देता हूं, आई एम शोइंग यू द डायग्राम, तभी ये बात समझ में आती है। सो लेट अस सपोज दिस इज अवर सिचुएशन, ये हमारी सिचुएशन है। तो 6 हाइड्रोक्सिल एटम है जो इंक्लोज कर रहे हैं, तो 6 हाइड्रोक्सिल एटम है which are enclosing एल्यूमिनियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम at the center of the octahedron geometry. So at the center of the octahedron geometry, ये स्ट्रेट लाइन निकल के आ गई, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, फिर एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। सो दिस इज द एंटायर अरेंजमेंट, ये एंटायर अरेंजमेंट हमारी, इसको मैं शेड कर देता हूं। सो दिस इज अवर बेस, ये हमारा बेस है, ये हाइड्रोक्सिल एटम है, तो 6 हाइड्रोक्सिल एटम है इसके अंदर, तो 6 हाइड्रोक्सिल एटम है, दिस इज 6 हाइड्रोक्सिल एटम, और यहाँ पर मैंने X लिख दिया। अब यहाँ पर X कोई सा भी कटायन हो सकता है, X में भी एनी कटायन, X एल्यूमिनियम भी हो सकती है, X में भी एल्यूमिनियम, X आयरन भी हो सकता है, X में भी आयरन, X मैग्नीशियम भी हो सकता है, इट में भी मैग्नीशियम, और कोई कटायन भी हो सकती है, इट में भी एनी अदर कटायन। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर 6 हाइड्रोक्सिल एटम इंक्लोज कर रहे हैं, किसको इंक्लोज कर रहे हैं, एल्यूमिनियम को, आयरन को, मैग्नीशियम को या किसी और कटायन को एट द सेंटर ऑफ द ऑक्टाहेड्रन ज्योमेट्री। तो ये जो डायग्राम मैंने आपके सामने बना रखा है ये ऑक्टाहेड्रन ज्योमेट्री है। अभी तक की कहानी में कोई सा पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन, क्लियर है? यहाँ तक रिपीट करना है इसमें तो कुछ भी। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इसमें जो हर एक हाइड्रोक्सिल एटम है, इसमें जो हर एक हाइड्रोक्सिल एटम है, इट इज शेयर्ड बिटवीन थ्री ऑक्टाहेड्रन यूनिट्स। तो हर एक हाइड्रोक्सिल एटम 3 ऑक्टाहेड्रल यूनिट के बीच में शेयर्ड है। तो अगर मुझे इसके ऊपर नेट चार्ज निकालना है, इफ आई हैव टू फाइंड द नेट चार्ज ओवर इट, मेरे को क्या करना पड़ेगा, कैटायन को भी फिक्स करना पड़ेगा, आई हैव टू फिक्स द कैटायन। तो मैं कैटायन को फिक्स कर देता हूं, कैसे, इफ X इज एल्यूमिनियम, अगर X एल्यूमिनियम है, इट इज टर्म्ड एज गिब्साइट, इसको गिब्साइट बोल देते हैं। तो अगर सेंटर पे एल्यूमिनियम है तो हम इस पूरे यूनिट को बोल देते हैं गिब्साइट। उसी तरीके से इफ X इज आयरन, इट इज टर्म्ड एज
अगर X हमारा आयरन है, इट इज टर्म्ड एज, इसको बोलते हैं फेराइट, इट इज टर्म्ड एज फेराइट, इसको टेक्निकली फेराइट बोल दिया जाता है। उसी तरीके से X लेट अस सपोज मैग्नीशियम है, इट इज टर्म्ड एज ब्रूसाइट, इट इज टर्म्ड एज ब्रूसाइट, इसको ब्रूसाइट बोल देते हैं। सो एज पर द टाइप ऑफ द कैटायन हमने इस यूनिट का अलग अलग नाम रखा हुआ है। तो मुझे ये बताओ गिब्साइट यूनिट पे नेट चार्ज कितनी होगी, मुझे ये बताओ गिब्साइट यूनिट पे नेट चार्ज कितनी होगी। इन गिब्साइट यूनिट व्हाट विल बी द नेट चार्ज, गिब्साइट यूनिट पे नेट चार्ज कितनी निकल के आएगी, व्हाट विल बी द नेट चार्ज ओवर द गिब्साइट यूनिट। कैसे निकालेंगे, एक्स हमारा एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम पे चार्ज +3, एल्यूमिनियम पे चार्ज +3, हाइड्रोक्सिल एटम पे चार्ज कितनी है, हाइड्रोक्सिल एटम पे चार्ज कितनी है -1, तो हाइड्रोक्सिल एटम पे चार्ज है -1। हर हाइड्रोक्सिल एटम कितने यूनिट्स के बीच में शेयर्ड है, हर हाइड्रोक्सिल एटम किसके यूनिट के बीच में शेयर्ड है, इट इज शेयर्ड बिटवीन हाउ मेनी यूनिट्स, तो हर हाइड्रोक्सिल एटम कितने यूनिट्स के बीच में शेयर्ड है, एवरी हाइड्रोक्सिल एटम इज शेयर्ड बिटवीन हाउ मेनी यूनिट्स, 3 यूनिट्स, तो डिवाइड कर दिया किससे, 3 से। ऐसे कितने हाइड्रोक्सिल एटम है, हाउ मेनी सच हाइड्रोक्सिल एटम है देयर, ऐसे 6 हाइड्रोक्सिल एटम है, तो नेट चार्ज कितना निकल के आ गया, तो दिस इज -2 + 3, -2 + 3 इज इक्वल टू +1 फॉर गिब्साइट, फॉर गिब्साइट। क्लियर है चीज। उसी तरीके से ब्रूसाइट और फेराइट के लिए नेट चार्ज कितना है, उसी तरीके से ब्रूसाइट और फेराइट के लिए नेट चार्ज कितना है, फॉर ब्रूसाइट एंड फेराइट व्हाट इज द नेट चार्ज, जैसे ये +1 निकाल के बताया है, वैसे ब्रूसाइट और फेराइट के लिए नेट चार्ज कितना है, इट कम्स आउट टू बी 0। बिल्कुल सही बात है, इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ जाती है, 0 निकल के आ जाती है। इसका मतलब हमारा पीछे सिलिका टेट्राहेड्रन यूनिट में नेट चार्ज थी -1, यहाँ पे गिब्साइट यूनिट में नेट चार्ज कितनी है +1, और ब्रूसाइट और फेराइट के ऊपर नेट चार्ज है 0। क्लियर है पूरी कहानी। तो जितने भी क्ले मिनरल्स हैं जितने भी क्ले मिनरल्स हैं उन सब में आपको सिलिका टेट्राहेड्रन यूनिट भी मिलेगी और ऑक्टाहेड्रन यूनिट भी मिलेगी। यू विल फाइंड दीज बोथ यूनिट्स इन एवरी टाइप ऑफ क्ले मिनरल। तो पहले तो इनके बारे में बेसिक जानकारी तो हमें पता ही होनी चाहिए। अब जितनी भी चीजें मैंने बताई है उसको मेंशन कर देता हूँ। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट बोल रहा है इन दिस यूनिट 6 हाइड्रोक्सिल एटम, in this unit 6 hydroxyl atom encloses 6 hydroxyl atom encloses aluminium, iron or magnesium at the center of octahedron geometry, at the center of octahedron geometry। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, each hydroxyl atom is shared between 3 units, is shared between 3 units। कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन, कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी कहानी में से। क्लियर है पूरी स्टोरी। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं क्ले के मिनरल्स की। अभी तक तो हम बिल्डिंग कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे, अब हम क्ले के मिनरल्स की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट सेज दीज टू fundamental building blocks combines with each other in different orientation leading to the formation of different clay minerals, leading to the formation of different clay minerals,
different clay minerals as follows. Different clay minerals as follows. अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है. अब यहां से कहानी स्टार्ट होती है आपके मिनरल्स की. तो जितने भी क्ले मिनरल हैं उसमें दो बेसिक बिल्डिंग कंपोनेंट होंगे हमारे. एक होगा हमारा सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट, एक होगी हमारी ऑक्टाहेड्रल यूनिट. अब ये अलग अलग तरीके से आपस में कंबाइन कर जाएंगे और अलग अलग क्ले के मिनरल बनेंगे. सो दे विल कंबाइन विद ईच अदर इन डिफरेंट ओरिएंटेशन एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्ले मिनरल्स, जो हमारा मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन था, विच वॉज मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन. क्लियर है पूरी स्टोरी. अब कौन कौन से क्ले मिनरल हैं एक एक करके उठाते हैं. The first of the clay mineral available. The first of the clay mineral is kaolinite. First of the clay mineral is kaolinite. It is also termed as 1:1 mineral. इसको 1:1 mineral भी बोला जाता है. So kaolinite is also termed as 1:1 mineral. Kaolinite कौन से mineral group का part है? Kaolinite is the part of the which mineral group? It is the part of the kaolin mineral group. तो kaolin में दो mineral बताए थे आपको, एक kaolinite और एक halloysite. इसको 1:1 मिनरल भी बोलते हैं. अब क्यों 1:1 मिनरल बोलते हैं उस बात को समझने के लिए एक बार मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, फिर आपको वो जानकारी बताता हूं, क्योंकि ये जानकारी डायग्राम से समझ में आएगी. अब केओलिनाइट क्या होता है? केओलिनाइट होता है इट इज फॉर्म्ड सो इट इज फॉर्म्ड व्हेन वन ऑक्टाहेड्रल यूनिट सो इट इज फॉर्म्ड व्हेन वन ऑक्टाहेड्रल यूनिट combines one octahedral unit combines with silica tetrahedral unit by the oxygen at the tip and results in thickness of 7 angstrom, where 1 angstrom is equal to 10⁻⁻10 मीटर. यहाँ पे 1 एंगस्ट्रॉन का मतलब 10⁻⁻10 मीटर है. अब पहली स्टेटमेंट को समझाने के लिए मैं आपको इसका यूनिट बना के दिखाता हूँ. I'll show you the unit of kaolinite unit. So kaolinite मिनरल में क्या होता है? एक ऑक्टाहेड्रल यूनिट कंबाइन कर जाती है एक सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट से. तो वन ऑक्टाहेड्रल यूनिट कंबाइंस विद वन सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट. किसकी मदद से कंबाइन करती है? विद द ऑक्सीजन एट द टिप ऑफ द टेट्राहेड्रल. वो पीछे बताया था आपको, जो टिप वाला ऑक्सीजन है वो क्या होता है? फ्री होता है. टिप वाला ऑक्सीजन फ्री होता है और वो कंबाइन कर जाता है ऑक्टाहेड्रल यूनिट के साथ. जो रिजल्टेंट मिनरल बनती है उसको हम बोलते हैं केओलिनाइट. इस मिनरल की थिकनेस होती है 7 एंगस्ट्रॉम. और 7 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या है वो आपको बता दिया. तो 7 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या है दैट वी हैव डिस्कस्ड. तो ये हमारा केओलिनाइट मिनरल है. अब बताओ इसको 1:1 मिनरल क्यों बोलते हैं? व्हाई इट इज टर्म्ड एज 1:1 मिनरल? व्हाई दिस केओलिनाइट इज टर्म्ड एज 1:1 मिनरल? ये रेक्टेंगल किसके लिए यूज किया हमने? रेक्टेंगल इज यूज्ड फॉर ऑक्टाहेड्रन. ट्रेपेजियम किसके लिए यूज किया हमने? ट्रेपेजियम इज यूज्ड फॉर सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट. तो जब एक ऑक्टाहेड्रल यूनिट कंबाइन कर जाती है सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट के साथ बाय द ऑक्सीजन एट द टिप, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द मिनरल टर्म्ड एज केओलिनाइट. क्योंकि इसमें एक यूनिट ऑक्टाहेड्रन का, एक यूनिट सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट का है, इसीलिए इसको टेक्निकली बोलते हैं 1:1 मिनरल. क्लियर है चीज? तो 1 ऑक्टाहेड्रन 1 टेट्राहेड्रन, बिल्कुल सही बात है प्रशांत. तो एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट. इसका मतलब सारी जानकारी नाम में होती है. एवरी इंफॉर्मेशन इज इन द नेम इटसेल्फ. अब आगे क्या बोल रहे हैं? आगे बोल रहा है ऐसे मल्टीपल केओलिनाइट के जो स्ट्रक्चर है आपस में कंबाइन कर जाते हैं. ऐसे मल्टीपल केओलिनाइट के जो यूनिट हैं वो आपस में कंबाइन कर जाते हैं. कैसे? वो बना के दिखा देता हूं मैं आपको. तो ऐसे मल्टीपल केओलिनाइट के जो यूनिट है आपस में कंबाइन कर जाते हैं बाय अ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड. सो मल्टीपल सच केओलिनाइट यूनिट कंबाइंस विद ईच अदर विद अ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड. तो ये कंबाइन करते हैं स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ. सो दे कंबाइन विद स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड. तो ये कंबाइन कर जाते हैं स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ. सो दिस इज अवर हाइड्रोजन बॉन्ड. अब हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा निकल के आ जाती है. द स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड इज वेरी हाई. So several such unit combines with each other with a strong hydrogen bond which is difficult to displace off.
तो मुझे ये बताओ, अगर ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं जिनकी डिस्प्लेसमेंट मुश्किल होती है, कमेंट अपॉन दी कंप्रेसिबिलिटी ऑफ दी केओलिनाइट, कमेंट अपॉन दी कंप्रेसिबिलिटी ऑफ केओलिनाइट मिनरल। तो अगर किसी क्ले के अंदर केओलिनाइट हुआ, उसकी कंप्रेसिबिलिटी आपको ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? तो दो केओलिन मिनरल के बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो अगर किसी क्ले के अंदर केओलिनाइट मिनरल प्रेजेंट हुआ, उसकी कंप्रेसिबिलिटी आपको ज्यादा मिलेगी कम मिलेगी? कंप्रेसिबिलिटी तो होती है बेटा, पर जब कम मिलेगी। क्ले है तो कंप्रेसिबल होगी होगी, ये क्ले का मिनरल है तो कंप्रेसिबल होगी होगी, पर कंप्रेसिबिलिटी क्या मिलेगी? कम मिलेगी। जैसे समझाने के लिए एग्जांपल, फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू एग्जांपल, हमें कंप्रेसिबिलिटी कौन कौन से पैरामीटर बताते हैं? हमें कंप्रेसिबिलिटी कौन कौन से पैरामीटर बताते हैं? कंप्रेसिबिलिटी इज गिवन बाय विच पैरामीटर? अगर मुझे सॉइल की कंप्रेसिबिलिटी देखनी है, मैं किन पैरामीटर्स को रेफर करूंगा? ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक था। अगर हमें क्ले की कंप्रेसिबिलिटी देखनी है, लिक्विड लिमिट और श्रिंकेज लिमिट और लिक्विड लिमिट देखेंगे, श्रिंकेज लिमिट देखेंगे, श्रिंकेज इंडेक्स देखेंगे। एब्सोल्यूट टर्म में कंप्रेसिबिलिटी कौन बताता है? एब्सोल्यूट टर्म में कंप्रेसिबिलिटी कौन बताता है? तुम्हारे पास लिक्विड लिमिट है, श्रिंकेज इंडेक्स है। एब्सोल्यूट टर्म में कौन बताता है? एब्सोल्यूट टर्म में बताता है एक्टिविटी। लास्ट टॉपिक था ये हमारा पहले चैप्टर का। एक्टिविटी हमें बताती है सॉइल की कि कितना वॉल्यूम चेंज होगा उसके अंदर। तो मुझे ये बताओ, केओलिनाइट की एक्टिविटी कितनी होती है? केओलिनाइट की एक्टिविटी कितनी होती है? जब क्लास लगाने आते हो पिछले टॉपिक पढ़ के आया करो, सारी चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं, एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। केओलिनाइट की एक्टिविटी कितनी होती है? व्हाट द एक्टिविटी ऑफ द केओलिनाइट मिनरल? वैल्यू पूछ रहा हूं, वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्टिविटी ऑफ केओलिनाइट मिनरल? इट इज 0.4 to 0.5। और अगर एक्टिविटी 0.75 से कम हो तो हमारी सॉइल कैसी होती है? अगर एक्टिविटी 0.75 से कम हो तो सॉइल कैसी होती है? इफ इट इज लेस देन 0.75, वी टर्म दी सॉइल एज व्हाट? वी टर्म दी सॉइल एज इनएक्टिव। हम सॉइल को क्या बोल देते हैं? इनएक्टिव बोल देते हैं। तो अगर किसी क्ले के अंदर आपको केओलिन मिनरल मिले, उसकी एक्टिविटी आपको बहुत कम मिलेगी। कहने का मतलब है वॉल्यूम चेंजेस बहुत कम निकल के आएंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दो केओलिन के जो यूनिट हैं आपस में कंबाइन होते हैं विद अ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? So first of the clay mineral which is available with us is termed as kaolinite। पहला clay mineral है, उसको हम kaolinite बोल देते हैं। तो उसकी पूरी टेक्निकल जानकारी दे दी है आपको, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू यू। अब जो भी डिस्कस किया उसको मेंशन कर देता हूँ, वॉट एवर आई हैव डिस्कस कैन बी मेंशन्ड ऑल्सो। तो कैसे बनता है वो तो बता दिया आपको, हाउ इट इज फॉर्म्ड दैट आई हैव मेंशन्ड। अब आगे मेंशन कर देते हैं सेवरल सच, so we can say several such units are joined with each other, several such units are joined with each other, several such units are joined with each other by strong hydrogen bond, by strong hydrogen bond which are relatively difficult to dispose of, which are relatively difficult to displace of, which are relatively difficult to displace of, hence leading to formation of clay, hence leading to formation of clay having less compressibility, तो कंप्रेसिबिलिटी आपको कम मिलेगी इसके अंदर, हैविंग लेस कंप्रेसिबिलिटी। तो ये जानकारी तो निकल के आ गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट सेज चाइना क्ले इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ केओलिनाइट। जो चाइना क्ले है वो प्योरेस्ट फॉर्म है किसका? केओलिनाइट का। सो चाइना क्ले इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द केओलिनाइट। Next point of reference, its plasticity index
its plasticity index is approximately, इसका जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है इज अप्रोक्सीमेटली 15, तो उसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली 15 निकल के आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट सेज टोटल थिकनेस ऑफ these layers is in the range of 50 to 2000 नैनोमीटर्स। इसकी जो टोटल थिकनेस होती है 50 से लेकर 2000 नैनोमीटर के बीच में होती है। What about the charge present over the kaolinite? अब ये सारी जानकारी दे दी आपको टेक्निकल। इसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स 15 होगी, इसकी जो टोटल थिकनेस निकल के आएगी 50 से लेकर 2000 नैनोमीटर के बीच में निकल के आएगी। अभी पीछे कोई पूछ रहा था चाइना क्ले क्या होता है, तो उसको मैंने बोला था शांति रखो भी आगे आ जाएगी। तो चाइना क्ले क्या होती है, व्हाट इज चाइना क्ले? इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द काओलिन मिनरल। ये प्योरेस्ट फॉर्म है किसका, काओलिनाइट मिनरल का। क्लियर है चीज। अब सवाल क्या चल रहा था यहाँ पे, व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, कि काओलिनाइट मिनरल के ऊपर चार्ज कितना प्रेजेंट होता है। अब खुद एक बार सोच के बताओ कि काओलिनाइट मिनरल के ऊपर चार्ज कितना प्रेजेंट होगा। व्हाट चार्ज विल बी प्रेजेंट ओवर द काओलिनाइट मिनरल? थिंक ऑन योर ओन एंड एनालाइज व्हाट चार्ज विल बी प्रेजेंट ओवर द काओलिनाइट मिनरल। जीरो। आसिफ खान जीरो कैसे होगी, हाउ द चार्ज विल बी जीरो? काओलिनाइट मिनरल कैसे बनी थी, हाउ काओलिन मिनरल वाज फॉर्म्ड? एक सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट जुड़ गया था ऑक्टाहेड्रल यूनिट के साथ। सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट के ऊपर चार्ज क्या थी, सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट के ऊपर चार्ज क्या थी, सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट के ऊपर चार्ज क्या थी, -1। और ऑक्टाहेड्रल यूनिट अगर गिब्साइट हो तो उसके ऊपर चार्ज क्या होगी, +1। दोनों मिलके क्या बना देंगे, 0। So both will combine and will lead to the formation of a unit which is 0। क्लियर है चीज, रिपीट करना है इसमें से कुछ। दूसरा, अगर ब्रूसाइट और फेराइट हुआ तब चार्ज क्या आ जाएगा, अगर ब्रूसाइट और फेराइट हुआ तब चार्ज क्या आ जाएगी, अगर ब्रूसाइट और फेराइट हुआ तब चार्ज क्या आ जाएगी, देन व्हाट विल बी द चार्ज? अगर ब्रूसाइट और फेराइट हुआ तब चार्ज कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। देन द चार्ज विल कम आउट टू बी -1। तो वो डिपेंड कर जाता है हमारा ऑक्टाहेड्रल यूनिट कौन सा है, सो इट डिपेंड्स अपॉन द ऑक्टाहेड्रल यूनिट आल्सो। क्लियर है चीज। तो वैसे तो 0 होती है, पर कुछ केसेस में -1 भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। एक और कंडीशन है जब काओलिनाइट मिनरल के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो सकता है। कब? जब सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट में सिलिका को कोई दूसरा कैटायन रिप्लेस कर दे। अब ध्यान सुनना इस बात को, ये कंडीशन तो मैंने आपको बता दी कि इसके ऊपर नेट चार्ज 0 होगा अगर ऑक्टाहेड्रल यूनिट गिब्साइट हो, नेट चार्ज -1 होगी अगर ऑक्टाहेड्रल यूनिट कौन सी हो, ब्रूसाइट हो या फेराइट हो। अब ये बात मैंने खत्म करी, अब अगली बात क्या बता रहा हूँ, काओलिनाइट के ऊपर नेट चार्ज नेगेटिव एक और कंडीशन में भी आता है। कौन सी कंडीशन में आता है? जब सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट के सेंटर में जो सिलिका है इसको कोई दूसरा कैटायन रिप्लेस कर दे। जैसे सिलिका को रिप्लेस कर दिया लेट अस सपोज एल्यूमिना ने, अब हमारे टेट्राहेड्रल यूनिट के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगी, अगर सिलिका को रिप्लेस कर दिया एल्यूमिना ने, अब हमारे टेट्राहेड्रल यूनिट के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, अब हमारे टेट्राहेड्रल यूनिट के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगी, पहले थी -1 अब क्या हो जाएगी, पहले थी -1 अब क्या हो जाएगी, पहले थी -1 अब क्या हो जाएगी, व्हाट विल बी द नेट चार्ज नाउ, अब -2 हो जाएगी, नाउ इट विल बिकम -2। तो हमारे सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट के ऊपर नेट चार्ज है -2 और हमने गिब्साइट यूनिट के साथ इसको जोड़ रखा है, तो जो हमारा काओलिनेट मिनरल बनेगा उस काओलिनाइट मिनरल के ऊपर फिर से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगेन इट विल कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज। क्लियर है चीज। और अगर इस केस में ब्रूसाइट और फेराइट हो तब भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। इन दिस केस इफ देयर इज ब्रूसाइट एंड फेराइट इन ऑक्टाहेड्रल यूनिट देन आल्सो यू विल गेट अ नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, जनरली तो काओलिनाइट मिनरल न्यूट्रल होता है, तो जनरली काओलिनाइट मिनरल न्यूट्रल होता है, पर किसी स्पेसिफिक केस में इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है और ये सवाल है आपके ऑब्जेक्टिव का। तो बहुत बार पूछा गया है
आगे भी पूछे जाने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इसलिए मैं इसको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। आई एम रेफरिंग दिस पॉइंट इन दी हाईलाइटेड फॉर्म। मैं इस पॉइंट को हाईलाइट करके बता रहा हूँ। क्या है ये पॉइंट? केओलिनेट मिनरल। सो केओलिनाइट मिनरल, सो वी आर टॉकिंग अबाउट केओलिनाइट मिनरल। सो केओलिनाइट mineral is electrically neutral, but shows negative charge, in the presence of in the presence of water, or due to isomorphous or due to isomorphous isomorphous changes, isomorphous changes। अभी आइसोमॉर्फस क्या होता है? अब मैंने डिस्कशन तो कर दिया है। आइसोमॉर्फस चेंज इज दैट चेंज इन विच वन टाइप ऑफ कैटायन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय अनदर टाइप ऑफ कैटायन। तो आइसोमॉर्फस चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसमें हमारे बिल्डिंग कंपोनेंट के अंदर एक कैटायन को कोई दूसरा कैटायन रिप्लेस कर दे, या एक आयन को कोई दूसरा आयन रिप्लेस कर दे। इसको हम क्या बोल देते हैं? आइसोमॉर्फस चेंजेस बोल देते हैं। तो ये सवाल पूछेगा आपसे डायरेक्टली। तो केओलिन मिनरल जनरली तो न्यूट्रल ही होती है, पर कई बार इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी आ जाता है। इन सम केसेस इट माइट कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज। आपको ऐसा ही पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी कहानी में से। एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस एंटायर स्टोरी। सो फर्स्ट ऑफ द क्ले मिनरल इज टर्म्ड एज केओलिनाइट। पहला क्ले मिनरल हमारे पास केओलिनाइट है। क्लियर पूरी स्टोरी? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? चाइना क्ले इज द एग्जांपल ऑफ, जो हमारा चाइना क्ले है वो एग्जांपल है किसका? केओलिनाइट का। तो चाइना क्ले इज द एग्जांपल ऑफ केओलिनाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। So we'll continue forward. So next of the clay mineral is montmorillonite. So montmorillonite, it is termed as 2:1 mineral. इसको 2:1 मिनरल बोला जाता है। क्यों? एक बार एक स्टेटमेंट लिख दूं, आपको समझ में आ जाएगा। It is formed when an octahedron unit is sandwiched between two silica tetrahedron unit, having thickness of 10 एंगस्ट्रॉम। पीछे 7 एंगस्ट्रॉम थी, यहाँ पे 10 एंगस्ट्रॉम है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? इट इज द मोस्ट कॉमन क्ले मिनरल। ये सबसे कॉमन क्ले मिनरल है। तो द मोस्ट कॉमन क्ले मिनरल विच इज अवेलेबल विद अस। अब कैसे बनती है क्ले मिनरल? अब उसको बता देता हूँ। ये क्ले मिनरल तब बनती है जब हमारा ऑक्टाहेड्रल यूनिट प्रेजेंट हो, when the octahedral unit is present between the two silica tetrahedron unit. So when the octahedral unit is present between two silica tetrahedron unit, तो जब हमारी octahedral unit दो सिलिका टेट्राहेड्रन यूनिट के बीच में प्रेजेंट होती है, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मोंटमोरिनोलाइट। इससे मोंटमोरिनोलाइट फॉर्म होती है। इसका जो थिकनेस है एक यूनिट का वो है 10 एंगस्ट्रॉम। पीछे कितनी थी? पीछे केओलिनाइट का जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट था वो 7 एंगस्ट्रॉम का था। यहाँ पे मोंटमोरिनोलाइट का जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है वो 10 एंगस्ट्रॉम का है। तो मोंटमोरिनोलाइट मिनरल को हम 2:1 मिनरल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं 2:1 मिनरल? यहाँ पे दो यूनिट किसके हैं? यहाँ पर दो यूनिट किसके हैं? Here 2 units are of what? सिलिका टेट्राहेड्रन। और एक यूनिट किसका है?
एक यूनिट यहाँ पे है ऑक्टाहेड्रन का, इसलिए मोंट मोरिनोलाइट को क्या बोला जाता है? हेंस मोंट मोरिनोलाइट इज टर्म्ड एज 2:1 मिनरल, इसलिए मोंट मोरिनोलाइट को हम 2:1 मिनरल बोल देते हैं। क्लियर चीज? ये सबसे कॉमन क्ले मिनरल है, सो द मोस्ट कॉमन क्ले मिनरल। तो ऑलमोस्ट हर एक क्ले में आपको ये मिनरल मिलेगी। So in almost every clay you will find this type of mineral. So this is termed as most common clay mineral. अब इसमें इशू क्या है? इसमें इशू ये है, पीछे क्योलिनाइट के अलग अलग यूनिट किससे कंबाइंड थे? पीछे क्योलिनाइट के अलग अलग यूनिट किससे कंबाइंड थे? So in the previous case, different units of the kyolinite were combined with whom? They were combined by hydrogen bond. और हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या निकल के आ रही थी कंपैरेटिवली? हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कंपैरेटिवली ज्यादा निकल के आ रही थी। पर मोंट मोरिनोलाइट के जो डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, मोंट मोरिनोलाइट के जो डिफरेंट यूनिट्स होते हैं, दे आर कंबाइंड विद वीक वाटर बॉन्ड। तो ये आपस में कंबाइंड होते हैं वीक वाटर बॉन्ड से, तो ये भी कंबाइंड है आपस में, पर ये कंबाइंड है वाटर बॉन्ड के साथ। सो दे आर कंबाइंड विद द वाटर बॉन्ड, दे आर कंबाइंड विद वाटर बॉन्ड। तो ये जुड़े हुए हैं किसके साथ? वाटर बॉन्ड के साथ। और वाटर बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत कम होती है पीछे वाले हाइड्रोजन बॉन्ड से। वाटर बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत कम होती है पीछे वाले हाइड्रोजन बॉन्ड से। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अगर किसी भी क्ले के अंदर मोंट मोरिनोलाइट हुई एक्सेस में, अगर किसी भी क्ले के अंदर मोंट मोरिनोलाइट हुई एक्सेस में, कमेंट अपॉन वॉल्यूम चेंजेस। अगर किसी भी क्ले के अंदर मोंट मोरिनोलाइट हुई एक्सेस में, कमेंट अपॉन वॉल्यूम चेंजेस। ज्यादा मिलेंगे कम मिलेंगे? वॉल्यूम चेंजेस विल कम आउट टू बी मोर और लेस? इट विल कम आउट टू बी मोर, बहुत ज्यादा निकल के आएगी आपको वॉल्यूम चेंज। तो अगर किसी भी सॉइल में मोंट मोरिनोलाइट होता है, जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल, जैसे बेंटोनॉइड सॉइल, इसमें ब्लैक कॉटन सॉइल और बेंटोनॉइड सॉइल में मोंट मोरिनोलाइट की प्रेजेंस बहुत ज्यादा होती है, तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा निकल के आती है। कौन सा पैरामीटर हमें कंप्रेसिबिलिटी को रिपोर्ट कराने में हेल्प करता है? कौन सा पैरामीटर हमें कंप्रेसिबिलिटी को रिपोर्ट कराने में हेल्प करता है? विच ऑफ द पैरामीटर हेल्प्स टू रिपोर्ट कंप्रेसिबिलिटी? एक्टिविटी। जरा एक्टिविटी बताना मोंट मोरिनोलाइट की। What about the activity of Mont Morino-Light? What about the activity of Mont Morino-Light? किस रेंज में होती है? What about the activity of Mont Morino-Light? वैल्यू कितनी है? What about the value of activity of Mont Morino-Light? हाँ बहुत ज्यादा होती है, वैल्यू बताई हुई है आपको। ये देखो आगे ग्रेटर देन 50, एक्टिविटी 50 तक पहुंचा दी है। स्टूडेंट इन द रेंज, एग्जैक्ट वैल्यू बता रखी है आपको, 1 से लेके 7 के बीच में होती है। इट इज इन द रेंज ऑफ 1 to 7। जनरल 1 to 4 होता है, जनरल इट इज 1 to 4, पर 7 जाती है एक पर्टिकुलर मोंट मोरिनोलाइट के लिए। कौन सा मोंट मोरिनोलाइट है वो भी आपको बता रखा है। तो अगर ये 1.25 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है ये? अगर ये 1.25 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ? इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हाईली एक्टिव सॉइल। तो अगर किसी सॉइल में आपको मोंट मोरिनोलाइट मिलेगा, उसकी एक्टिविटी यानी वॉल्यूम चेंज बहुत ज्यादा निकल के आएंगे। हाँ, सोडियम मोंट मोरिनोलाइट, बिल्कुल सही बात है। तो सोडियम मोंट मोरिनोलाइट में इसकी वैल्यू ज्यादा निकल के आती है। क्लियर है पॉइंट? अब जो भी डिस्कस किया उसको मेंशन कर देता हूँ, आई कैन मेंशन, और बाकी टेक्निकल चीजें लिख दूंगा यहाँ पे मैं। सो इट इज द मोस्ट कॉमन क्ले मिनरल, ये बता दिया। कैसे बनता है ये बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है सेवरल सच यूनिट्स, several such units, several such units combines with each other, combines with each other, combines with each other with weak water bond, with weak water bond, with weak water bond, with weak water bond, which can be easily displaced of, which can be easily displaced of, which can be easily displaced of, hence soils having, hence soils having Mont Morinolite, hence soils having Mont Morinolite, soils having Mont Morinolite shows large compressibility, shows large compressibility, shows large compressibility। तो जिन सॉइल्स में मोंट मोरिनोलाइट होता है उसकी कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा निकल के आती है। हाँ, बेंटोनाइट में भी होती है। तो बेंटोनाइट है, ब्लैक कॉटन सॉइल है, तो शोज लार्ज कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? टोटल थिकनेस,
total thickness of these minerals layer, so total thickness of this mineral layer पीछे कितनी थी 50 से लेकर 2000 नैनोमीटर, यहाँ पे कितनी है सिर्फ 3 नैनोमीटर, सो टोटल थिकनेस इज ओनली 3 नैनोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है प्लास्टिसिटी इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज अप्रोक्सीमेटली 300। केवलिनाइट का कितना था, व्हाट वाज द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ केवलिनाइट, व्हाट वाज द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ केवलिनाइट। So black cotton soil is found to have excess of what Morrinolite, excess of Morrinolite। तो ब्लैक कॉटन सॉइल में एक्सेस ऑफ Morrinolite होती है, so it consists of excess of Morrinolite। ये ब्लैक कॉटन सॉइल कहाँ मिलती है, ब्लैक कॉटन सॉइल में ये Morrinolite किसके इरोजन से आया, ये Morrinolite ब्लैक कॉटन सॉइल में किसके इरोजन से आ जाता है, ये भी पूछेगा आपसे वो। तो हमें पता है जो क्ले के मिनरल्स होते हैं वो केमिकल वेदरिंग से बनते हैं, तो कौन से रॉक की केमिकल वेदरिंग से हमारी ये ब्लैक कॉटन सॉइल बनती है, कौन से रॉक की केमिकल वेदरिंग से ये ब्लैक कॉटन सॉइल बनती है, बेसाल्ट। तो बेसाल्ट की जब केमिकल वेदरिंग होती है तब आपको ये ब्लैक कॉटन सॉइल मिलती है। रेसिडुअल सॉइल है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, बिल्कुल सही बात है, ये रेसिडुअल सॉइल है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, इट इज रेसिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ये हमारी रेसिडुअल सॉइल होती है, आपको सेंट्रल इंडिया में मिलेगी, यू विल फाइंड दिस इन सेंट्रल इंडिया। रिगार्डिंग द थिकनेस ऑफ लेयर, व्हाट इज 10 एंगस्ट्रॉम एंड द थिकनेस ऑफ 10 एंगस्ट्रॉम इज द थिकनेस ऑफ ओनली वन स्ट्रक्चरल यूनिट। 10 एंगस्ट्रॉम एक स्ट्रक्चरल यूनिट की थिकनेस है, और जो 3 नैनोमीटर है, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चरल यूनिट आपस में कंबाइन कर जाते हैं, ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चरल यूनिट आपस में कंबाइन कर जाते हैं और उनकी टोटल थिकनेस कितनी निकल के आती है, 3 नैनोमीटर निकल के आती है। तो एक यूनिट की थिकनेस है 10 एंगस्ट्रॉम, पर जैसे ऐसे ही मल्टीपल यूनिट्स जब आपस में कंबाइन करते हैं, टोटल मिनरल की लेयर की थिकनेस कितनी निकल के आती है, 3 नैनोमीटर निकल के आती है। क्लियर है चीज, डिफरेंस 10 एंगस्ट्रॉम क्या है और 3 नैनोमीटर क्या है, रिपीट करना है इसमें से कुछ भी। चलिए अब यहाँ पे यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या ध्यान रखना है, ये जो सिलिका है टेट्राहेड्रन यूनिट के अंदर, तो इन मॉन्ट मॉरिनोलाइट सिलिका एट द सेंटर ऑफ द टेट्राहेड्रन यूनिट इज रिप्लेस्ड बाय, so in case of mont mornellite silica at the center of the tetrahedron unit is replaced by calcium, magnesium, सोडियम, ये दूसरे कैटायन से भी रिप्लेस हो जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज टर्म्ड एज व्हाट, इट इज टर्म्ड एज व्हाट, इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, इट इज टर्म्ड एज व्हाट। तो सिलिका एट द सेंटर ऑफ द टेट्राहेड्रन यूनिट इज रिप्लेस्ड बाय द अनदर एटम, इट इज टेक्निकली टर्म्ड एज व्हाट, आइसोमॉर्फिक चेंजेस। तो आपको मॉन्ट मॉरिनोलाइट में सिलिका की रिप्लेसमेंट मिल जाएगी एल्यूमिना से। तो एग्जांपल लिया मैंने, सिलिका रिप्लेस कर गया एल्यूमिना से, अगर सिलिका रिप्लेस कर गया एल्यूमिना से तो नेट चार्ज क्या आ जाएगा सिलिका के ऊपर, तो नेट चार्ज क्या आ जाएगी सिलिका के ऊपर, अगर सिलिका रिप्लेस हो गया एल्यूमिना से तो नेट चार्ज क्या आ जाएगी सिलिका के ऊपर, नेट चार्ज हो जाएगी नेगेटिव। अगर नेट चार्ज हो जाएगी नेगेटिव, अगर नेट चार्ज हो जाएगी नेगेटिव, इसको बैलेंस कौन करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं पानी के और कैटायन, पानी के और कैटायन जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम। तो आपको मॉन्ट मॉरिनोलाइट के अंदर आइसोमॉर्फस चेंजेस भी मिलेंगे। तो फिर से सिग्निफिकेंट चीज है, इसलिए इसको मैं नोट करके लिखवा रहा हूँ, आई एम राइटिंग दिस पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ अ नोट। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर स्पेसिफिकली सवाल निकल के आता है। अब क्या बोल रहा है, इन दिस केस सिलिका, in this case silica in tetrahedron, silica in tetrahedron unit is replaced by, silica in tetrahedron unit is replaced by alumina, by alumina, is replaced by alumina in some cases, resulting in net negative charge, resulting in net negative charge over it,
resulting in net negative charge over it, which is balanced by which is balanced by other cations, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, which is balanced by other cations present in the water, तो आपको ध्यान रखना है मोंटमोरिनोलाइट में जो सिलिका टेट्राहेड्रन यूनिट के अंदर सिलिका है उसको रिप्लेस कर देता है एल्यूमिना, नेट नेगेटिव चार्ज आ जाती है, और नेट नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कौन करते हैं? नेट नेगेटिव चार्ज को दूसरे कैटायन बैलेंस करते हैं। कौन से दूसरे कैटायन? सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है। इस रिप्लेसमेंट ऑफ एक आयन बाय अनदर आयन को हम क्या बोलते हैं? आइसोमॉर्फस चेंजेस बोल देते हैं। तो आपको मोंटमोरिनोलाइट में आइसोमॉर्फस चेंजेस भी मिलेंगे। यू विल फाइंड आइसोमॉर्फस चेंजेस इन मोंटमोरिनोलाइट मिनरल। क्लियर है चीज? एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से? क्लियर है पूरी कहानी? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से? एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस नाउ? क्लियर है? चलिए, तो केवलिनाइट पहला मिनरल था, दूसरा मिनरल हमारा क्या है? मोंटमोरिनोलाइट है। तो सेकंड ऑफ द मिनरल इज मोंटमोरिनोलाइट। नेक्स्ट ऑफ द मिनरल अवेलेबल, so next of the mineral available is elite. So next of the mineral is elite. इसको भी 2:1 mineral बोलते हैं। This is also termed as 2:1 mineral. तो इसको भी टेक्निकली बोला जाता है 2:1 mineral. Same as that of what? Exactly same है किसके? मोंटमोरिनोलाइट के। बस एक छोटा सा चेंज है, वो मेंशन कर देते हैं। पहला पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट सेज द स्ट्रक्चर of elite is same. The structure of elite is same as that of montmorillonite. Is same as that of montmorillonite. With the only difference that substantial. यानी 20% replacement of silica in tetrahedron unit by alumina takes place, and the net negative charge is balanced by पोटेशियम आयन। जो नेट नेगेटिव चार्ज है उसको बैलेंस कौन करता है? पोटेशियम आयन करता है। बाकी सारी कहानी वही है, रेस्ट ऑफ द स्टोरी सेम। तो नेट नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कौन कर रही है? पोटेशियम आयन कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है सेवरल यूनिट्स ऑफ elite combine with each other with ionic bond that is stronger than water bond of montmorillonite, but weaker than hydrogen bond of kaolinite. इसका मतलब इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका इम्पैक्ट ये हुआ, hence it shows intermediate वॉल्यूम चेंजेस। ये इंटरमीडिएट वॉल्यूम चेंज शो करता है। अब पूरी कहानी क्या है? पूरी कहानी ये है कि जो स्ट्रक्चर है हमारे एलाइट का वो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा मोंटमोरिनोलाइट का है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एलाइट इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ मोंटमोरिनोलाइट। बस एक
चेंज है इसके अंदर। क्या एक चेंज है? The only change is in case of elite there is a substantial replacement of the silica in tetrahedron unit with that of the aluminium। तो सब्सटेंशियल की वैल्यू कितनी है? 20% से ज्यादा। तो 20% से ज्यादा टेट्राहेड्रन यूनिट्स के अंदर सिलिका को कौन रिप्लेस कर देता है? एल्यूमिना रिप्लेस कर देता है। और जो नेट नेगेटिव चार्ज डेवलप होती है उसको बैलेंस कौन करता है? पोटेशियम आयन करता है। द नेट नेगेटिव चार्ज इज बैलेंस्ड बाय द पोटेशियम आयन। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला? नेक्स्ट पॉइंट इसका स्ट्रक्चरल यूनिट भी कितना होगा? 10 एंगस्ट्रॉम का होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि एलाइट के अंदर जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं आपस में कंबाइन करते हैं बाय आयनिक बॉन्ड। तो केवलिनाइट में कौन सा बॉन्ड था? केवलिनाइट में कौन सी बॉन्ड थी हमारी बिटवीन द डिफरेंट स्ट्रक्चरल यूनिट्स? केवलिनाइट में कौन सी बॉन्ड थी बिटवीन द डिफरेंट स्ट्रक्चरल यूनिट्स? इट वाज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। मोंटमोरिनोलाइट में थी हमारी वाटर बॉन्ड, यहाँ पर है आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होती है वाटर बॉन्ड से। आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होती है वाटर बॉन्ड से। सो आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन दी वाटर बॉन्ड बट वीकर देन दी हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका मतलब एलाइट की कंप्रेसिबिलिटी किस रेंज में आएगी? इसका मतलब एलाइट की कंप्रेसिबिलिटी किस रेंज में आ जाएगी? इंटरमीडिएट रेंज में आ जाएगी। तो एलाइट की कंप्रेसिबिलिटी केवलिनाइट से ज्यादा होती है पर मोंटमोरिनोलाइट से क्या होती है? कम होती है। एलाइट की कंप्रेसिबिलिटी केवलिनाइट से ज्यादा होती है पर मोंटमोरिनोलाइट से कम होती है। जरा एक्टिविटी की वैल्यू बताना है एलाइट की। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्टिविटी ऑफ एलाइट? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्टिविटी ऑफ एलाइट? एलाइट की एक्टिविटी की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्टिविटी ऑफ एलाइट? कुछ भी मतलब बोल दो। ये देखो 1.25, बहुत बढ़िया। 0.75 से 1.25। अरे एग्जैक्ट वैल्यू बता रखी है, पीछे वाले पढ़ के आया करो। 0.5 से लेके 1 के बीच में होती है। तो पीछे वाली सारी चीजें आगे काम आती हैं, तो पीछे वाले टॉपिक्स पढ़ के आया करो। तो 0.5 से लेके 1 के बीच में होती है। इसका मतलब कौन सी रेंज में आ गई? एक्टिव रेंज में आगे निकल के। तो इट कम्स इन द एक्टिव रेंज। क्लियर है पॉइंट? तो इसकी एक्टिविटी केवलिनाइट से ज्यादा पर मोंटमोरिनोलाइट से कम। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, द टोटल थिकनेस of this mineral is 30 नैनोमीटर। इसकी टोटल थिकनेस कितनी है? 30 नैनोमीटर है। इस टोटल थिकनेस कम्स आउट टू बी 30 नैनोमीटर। क्लियर चीज? देन प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज अप्रोक्सीमेटली 30। प्लास्टिसिटी इंडेक्स अप्रोक्सीमेटली 30। केवलिनाइट की कितनी थी प्लास्टिसिटी इंडेक्स? व्हाट इज द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ केवलिनाइट? व्हाट इज द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ केवलिनाइट? 15। यहां पर कितनी निकल के आ रही है? यहां पर कितनी निकल के आ रही है? इट इज कमिंग आउट टू बी 30 नैनोमीटर। सो हियर इट कम्स आउट टू बी 30 नैनोमीटर। तो यहां पर वैल्यू निकल के आ रही है 30 नैनोमीटर। देन मोंटमोरिनोलाइट में कितनी थी? व्हाट वाज द वैल्यू इन मोंटमोरिनोलाइट? व्हाट वाज द वैल्यू कमिंग आउट इन मोंटमोरिनोलाइट? मोंटमोरिनोलाइट में ये वैल्यू कितनी थी? डबल थी। इट वॉज 300, 10 गुना थी, डबल नहीं थी। इट वॉज कमिंग आउट टू बी 300। क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से? एग्जाम्पल मेंशन कर देता हूं। लेटराइट सॉइल हैज एक्सेस ऑफ एलाइट। हैज एक्सेस ऑफ एलाइट मिनरल। इसमें एक्सेस ऑफ क्या प्रेजेंट होता है? एलाइट मिनरल प्रेजेंट होता है। तो अगर मैं आपको एलाइट का स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं, सेम वैसा ही होगा जैसा मोंटमोरिनोलाइट का था। तो इसके स्ट्रक्चर में तो कोई चेंज नहीं है, तो स्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही है। सो स्ट्रक्चर इज सेम। सो स्ट्रक्चर इज सेम विद नो डिफरेंस। तो स्ट्रक्चर वैसे की वैसे निकल के आ रही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसका स्ट्रक्चर सेम निकल के आता है जैसा हमारा मोंटमोरिनोलाइट का था। थिकनेस कितनी है? थिकनेस इज 10 एंगस्ट्रॉम। तो थिकनेस है 10 एंगस्ट्रॉम। क्लियर चीज? नेक्स्ट पॉइंट, सेवरल ऐसे यूनिट किससे कंबाइन होते हैं? तो सेवरल ऐसे यूनिट कंबाइन होते हैं आयनिक बॉन्ड से। सर ये एलाइट तो नॉर्मल एक्टिव हुआ ना कि एक्टिव। नॉर्मल एक्टिव का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल एक्टिव सॉइल?
ये सॉइल नॉर्मल एक्टिव है। व्हाट डू मीन बाय एक्टिव सॉइल? तो ये नॉर्मल एक्टिव है, बिल्कुल सही बात है। तो स्टेटमेंट इज करेक्ट। जरा एक्टिव सॉइल का मतलब बताना क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव सॉइल? तो अगर मैं बोलूं कोई सॉइल एक्टिव है, इसका मतलब क्या हुआ? इफ आई से सर्टेन सॉइल इज एक्टिव, इट मींस व्हाट? इसका मतलब उसमें वॉल्यूम चेंज मिलेंगे आपको। इट मींस यू विल फाइंड वॉल्यूम चेंज इन दैट सॉइल। तो अगर ये बोला जाता है कोई सॉइल एक्टिव है, इसका मतलब उसकी कंप्रेसिबिलिटी है, उसमें वॉल्यूम चेंजेस मिलेंगे आपको, सो दैट सॉइल इज कंप्रेसिबल। तो हाँ, ये सॉइल कंप्रेसिबल है, इट इज कंप्रेसिबल। तो यहाँ पर हमारे पास आयनिक बॉन्ड है, सो हियर वी हैव आयनिक बॉन्ड, सो हियर वी हैव आयनिक बॉन्ड। क्लियर है पॉइंट? ये दूसरा आ गया अभिषेक, अरे कोलैप्सिबिलिटी अलग होती है, कंप्रेसिबिलिटी अलग होती है, स्पेसिफिकली बताया क्लास के अंदर। कोलैप्सिबिलिटी इज नॉट कंप्रेसिबिलिटी, दोनों को जोड़ मत देना। साफ साफ क्लास में डिस्कस किया हुआ इस बात को। कोलैप्सिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती। कोलैप्सिबिलिटी अलग प्रॉपर्टी है, वो कोर्स ग्रेन सॉइल में मिलती है। कंप्रेसिबिलिटी हमें फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर मिलती है। दीज आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स, दो अलग अलग चीजें हैं ये। क्लियर है चीज? तो अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट दी स्ट्रेंथ, कौन से बॉन्ड की स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है? सो इफ यू टॉक अबाउट दी स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, तो अगर हम अरेंज करें स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ मैक्सिमम, फॉलोड बाय आयनिक बॉन्ड, फॉलोड बाय वाटर बॉन्ड। सो फॉलोड बाय वाटर बॉन्ड। क्लियर है? अब मैं आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ, अलग अलग प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ इन तीनों मिनरल की, आप मुझे कंपेयर करके बताना। सो मैं अलग अलग प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहा हूँ। तो अलग अलग प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर रहे हैं किसके लिए? केओलिनाइट के लिए, फिर मोंटमोरिनोलाइट के लिए, मोंटमोरिनोलाइट के लिए, और फिर लास्ट में एलाइट के लिए। सो विल टॉक अबाउट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज आप मुझे खुद बताओगे। जैसे जैसे पहली साइज, साइज ग्रेन, तो टोटल साइज कितनी है। दूसरी कंप्रेसिबिलिटी, दूसरी प्रॉपर्टी कंप्रेसिबिलिटी। तीसरी प्रॉपर्टी प्लास्टिसिटी इंडेक्स। चौथी प्रॉपर्टी ड्राई स्ट्रेंथ। चौथी प्रॉपर्टी ड्राई स्ट्रेंथ। चलो खुद बताओगे। पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज साइज ग्रेन। किसका साइज सबसे बड़ा होता है? पूरे मिनरल की बात कर रहा हूं मैं, स्ट्रक्चरल यूनिट की बात नहीं कर रहा हूं। पूरे मिनरल यूनिट की साइज किसमें बड़ी निकल के आती है? विच ऑफ द मिनरल यूनिट हैज द मैक्सिमम साइज? विच ऑफ द मिनरल यूनिट विल हैव द मैक्सिमम साइज? कौन से मिनरल्स की टोटल थिकनेस सबसे ज्यादा निकल के आती है? केओलिनाइट की निकल के आती है कितनी? 50 से लेकर 2000 नैनोमीटर, तो मैक्सिमम निकल के आती है इसकी। मिनिमम किसकी है? मिनिमम है मोंटमोरिनोलाइट की, कितनी? सो मिनिमम है मोंटमोरिनोलाइट की कितनी? 3 नैनोमीटर। इलाइट की कितनी है? इलाइट की कितनी है? इंटरमीडिएट रेंज में है, 30 नैनोमीटर। क्लियर है? तो एक कंपैरिजन पूछता है सवालों के अंदर, इसलिए इसको मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट, कंप्रेसिबिलिटी किसकी मैक्सिमम है? कंप्रेसिबिलिटी किसकी मैक्सिमम है? कंप्रेसिबिलिटी इज मैक्सिमम फॉर मोंटमोरिनोलाइट। मिनिमम किसकी है? मिनिमम है केओलिनाइट की। इलाइट की किस में आती है? इंटरमीडिएट रेंज में आती है। सो फॉर इलाइट इट कम्स आउट टू बी इन इंटरमीडिएट रेंज। तो इलाइट के लिए वैल्यू निकल के आती है इंटरमीडिएट रेंज में। कमेंट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स, कमेंट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स, कमेंट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स। मैक्सिमम किसका है? मैक्सिमम किसका है? मैक्सिमम किसका है? मैक्सिमम है मोंटमोरिनोलाइट का 300, मिनिमम है केओलिनाइट का 15, इंटरमीडिएट रेंज में किसका है? इलाइट का। चलिए, यहां तक की तो कहानी मैंने आपको खुद बता रखी थी। अब अपना दिमाग लगा के खुद सोच के मुझे आप बताओगे, अपना दिमाग लगा के खुद सोच के आप मुझे बताओगे किसकी ड्राई स्ट्रेंथ मैक्सिमम है, और फिर से पहले चैप्टर का कंसेप्ट आएगा। फिर से पहले चैप्टर का कंसेप्ट आएगा, इन तीनों मिनरल में से किसकी ड्राई स्ट्रेंथ मैक्सिमम है? ड्राई स्ट्रेंथ ऑफ विच ऑफ द मिनरल इज मैक्सिमम? किसकी ड्राई स्ट्रेंथ मैक्सिमम निकल के आएगी? Whose dry strength will come out to be maximum?
हुज ड्राई स्ट्रेंथ, ड्राई स्ट्रेंथ की बात चल रही है, पानी नहीं है उसके अंदर। अब वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्राई स्ट्रेंथ। हुज ड्राई स्ट्रेंथ विल कम आउट टू बी मैक्सिमम? Dry strength of montmorillonite comes out to be maximum, minimum comes out for kaolinite. तो जिसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी, यानी जिसमें वॉल्यूम चेंज ज्यादा होगा, उसका श्रिंकेज लिमिट उतना ही कम होगा। जिसका श्रिंकेज लिमिट जितना कम होगा उतनी ही ज्यादा उसकी ड्राई स्ट्रेंथ निकल के आएगी। मोर विल बी इट्स ड्राई स्ट्रेंथ। तो मैक्सिमम मिलेगी मोंटमोरिलोनाइट की, मिनिमम मिलेगी आपको केओलिनाइट की, इंटरमीडिएट मिलेगी इससे इलाइट की। इंटरमीडिएट रेंज में वैल्यू निकल के आएगी इलाइट की। क्लियर है पॉइंट? रिपीट करना है कोई पॉइंट इसमें से? एनी पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस लॉ? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से? तो वॉल्यूम चेंज का ड्राई स्ट्रेंथ से क्या रिलेशन निकल के आ गया? दोनों में कोई लेने देना ही नहीं है। तो आप अगर वॉल्यूम चेंज ज्यादा है तो ड्राई स्ट्रेंथ कैसे कम हो गई? वॉल्यूम चेंज एक अलग प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम चेंज का मतलब बस ये है कि जब आप उसमें पानी डालोगे तो उसका वॉल्यूम ज्यादा बढ़ जाएगा, जब पानी हटाओगे वॉल्यूम ज्यादा कम हो जाएगा। तो उसका स्ट्रेंथ से क्या लेना देना है? अगर आप पानी को हटाओगे वॉल्यूम ज्यादा कम हो गया, इसका मतलब श्रिंकेज लिमिट कम हो गई। श्रिंकेज लिमिट जितनी कम होगी उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ निकल के आएगी। लेसर इज दी वाटर कंटेंट नेचुरल, मोर इज दी स्ट्रेंथ। इसका मतलब ये सॉइल सॉलिड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में ज्यादा चली जाती है, तो उसकी सॉलिड स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में ज्यादा चली जाती है, इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ क्या निकल के आएगी? ज्यादा निकल के आएगी। तो ड्राई स्ट्रेंथ के ऊपर कमेंट किया है हमने, वी आर कमेंटिंग अपॉन द ड्राई स्ट्रेंथ। जब इसमें पानी है तब इसकी स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहे हम। क्लियर है पॉइंट? रिपीट करना है कोई पॉइंट इसमें से? अब एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर फ्रॉम दिस नाउ? अब अभी तक की कहानी जो मैंने डिस्कस करी वो तो कन्वेंशनल थी। कन्वेंशनल थी मतलब शायद पहले भी पढ़ रखी होगी आपने, तो ये सारी बातें समझने में बहुत ही आसान लगती है। अब जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ फिर से नया होगा आपके लिए, तो ध्यान से तसल्ली से सुनना। सवाल मिलेंगे इसके ऊपर भी आपको, यू विल फाइंड द प्रॉब्लम्स ऑन दिस। तो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इन क्ले मिनरल्स ओनली, अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो क्ले मिनरल्स के अंदर है इज, सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इन क्ले मिनरल्स, तो इसको नोट के फॉर्म में बता रहा हूँ। आई एम रेफरिंग दिस इन द फॉर्म ऑफ अ नोट, सो आई एम रेफरिंग दिस इन द फॉर्म ऑफ अ नोट। बेस और कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, बेस और कैटायन exchange capacity. So next of the point of reference is base और cation exchange capacity. अब क्या मतलब होता है इसका? What is the meaning of this base और cation exchange capacity? तो अभी हमने डिस्कस किया, just now we have discussed percentage of clay mineral depend in the soil, percentage of clay mineral depend in the soil. स्टेटमेंट सही लिखो, पार्थ क्या बोल रहे हो? So next of the point of reference is बेस और कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। अब क्या होती है बेस और कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी? वी आर नोन टू द फैक्ट, हमें ये पता है कि जो हमारे फाइन ग्रेन पार्टिकल्स हैं, हमारे जो फाइन ग्रेन पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर सरफेस इलेक्ट्रिकल चार्ज बहुत ज्यादा होती है। वी आर नोन टू द फैक्ट कि जो फाइन ग्रेन पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर सरफेस इलेक्ट्रिकल चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पार्टिकल साइज छोटी है, सरफेस एरिया क्या है? बड़ा है। फिर मुझे ये बता दो इन जनरल इन पार्टिकल्स के ऊपर कौन सा चार्ज प्रेजेंट होता है? इन जनरल इन पार्टिकल्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव? ये आपको इन्वायरमेंट में बताया था, अभी कल परसों भी ये कहानी बताई थी आपको मैंने, कल स्टार्ट कर दिया था स्ट्रक्चर, वही बताया था मैंने आपको। कल हमने ये कहानी स्टार्ट कर दी थी, तब भी ये डिस्कस किया था। जनरली कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। सो वी आर नोन टू द फैक्ट, हमें ये पता होता है कि जो फाइन ग्रेन पार्टिकल्स हैं इनका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा है, तो इनके ऊपर जो सरफेस इलेक्ट्रिकल फोर्सेस हैं इसका मैग्नीट्यूड भी बहुत ज्यादा होता है। जनरली इन पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, ये नेचुरल प्रोसेस है, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। फिर अभी हमने डिस्कस किया जब आइसोमॉर्फस चेंजेस होते हैं, जब आइसोमॉर्फस चेंजेस होते हैं व्हेन दिस चेंजेस टेक्स प्लेस, जैसे एग्जांपल सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट में सिलिका को रिप्लेस कर दिया किसने? एल्यूमिना ने। जब सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट में सिलिका को रिप्लेस कर दिया एल्यूमिना ने, फिर से कौन सा चार्ज आ गया उसके ऊपर? अगर सिलिका टेट्राहेड्रल यूनिट में सिलिका को रिप्लेस कर दिया एल्यूमिना ने, कौन सा चार्ज आ गया उसके ऊपर? इट डेवलप्स विच चार्ज? नेगेटिव चार्ज।
तो कहने का मतलब है बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। अब ये बेस और कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बेस और कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी? इट्स द टेंडेंसी ऑफ आवर आयन टू एब्जॉर्ब इट्स द टेंडेंसी ऑफ आवर आयन टू एब्जॉर्ब द कैटायंस ओवर इट्स सरफेस। ये टेंडेंसी है हमारे आयंस की कि वो कितने कैटायंस को अपनी सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये कैटायंस को क्यों एब्जॉर्ब करेंगे? ताकि इनका चार्ज क्या हो जाए। ये कैटायंस को क्यों एब्जॉर्ब करेंगे? ताकि इनका चार्ज क्या हो जाए। ये कैटायन को क्यों ऑब्जॉर्व करते हैं? यहाँ पे एनायन क्यों नहीं लिखा मैंने? क्योंकि जनरली चार्ज कौन सा प्रेजेंट है इनके ऊपर? जनरली चार्ज कौन सा प्रेजेंट है इनके ऊपर? नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो जनरली चार्ज नेगेटिव प्रेजेंट है, तो न्यूट्रलाइज होने के लिए इनको कौन सा आयन चाहिए? कैटायन चाहिए। तो हमारे आयन की कैपेबिलिटी एक कैटायन को एब्जॉर्ब करने की, इसको हम क्या बोल देते हैं? बेस और कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बोल देते हैं। तो पहले पॉइंट पे तो मैं डिफाइन कर रहा हूं व्हाट इज बेस और कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो फर्स्ट पॉइंट सेज व्हाट? फर्स्ट पॉइंट सेज the ability of clay minerals or clay particles, the ability of clay particles to absorb the capability of the clay particles to absorb ions or cations on its surface on its surface on its surface or edges is called its base or cation exchange capacity. Base or cation exchange capacity, बेस और कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, इसको हम बोलते हैं बेस और कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है दिस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी है इस फंक्शन ऑफ, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है? इज डिपेंडेंट अपॉन मिनरल स्ट्रक्चर, इट डिपेंड्स अपॉन मिनरल स्ट्रक्चर एंड द साइज ऑफ द पार्टिकल ये डिपेंड कर जाती है मिनरल स्ट्रक्चर के ऊपर या टाइप ऑफ द पार्टिकल के ऊपर। तो ये प्रॉपर्टी है हमारे क्ले की कैटायंस को अपनी सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब करने की, ये डिपेंड करती है किसके ऊपर? इट डिपेंड्स अपॉन द मिनरल स्ट्रक्चर, इट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर पार्टिकल का साइज छोटा है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा होगी या कम होगी? अगर पार्टिकल का साइज छोटा है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा होगी या कम होगी? अगर पार्टिकल का साइज छोटा है तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा होगी या कम होगी? If the size of the clay particle is smaller, cation exchange capacity will come out to be more. तो cation exchange capacity डिपेंड कर जाती है मिनरल कौन सा है और साइज क्या है हमारे पार्टिकल की। बिल्कुल सही बात है प्रिंस कुमार। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट पॉइंट सेज it is measured or expressed in terms of weight of cations which may be held over the surface of 100 grams of dry soil। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सवाल मिलेगा इसके ऊपर आपको। तो बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं इस कंसेप्ट के ऊपर आपको सवाल मिलने के। इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? इट इज एक्सप्रेस्ड एज वेट ऑफ द कैटायंस विच कैन बी हेल्ड ओवर द सरफेस ऑफ द 100 ग्राम ऑफ ड्राई सॉइल। तो हम कैसे इसको एक्सप्रेस करते हैं या मेजर करते हैं? हम इसको एक्सप्रेस करते हैं कितना वेट कैटायन का 100 ग्राम ड्राई सॉइल अपने सरफेस के ऊपर होल्ड कर सकती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको एक्सप्रेस किया जाता है, किसको एक्सप्रेस किया जाता है? कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी को एक्सप्रेस किया जाता है कैसे? एज द वेट ऑफ द कैटायन व्हिच कैन बी हेल्ड ओवर द सरफेस ऑफ 100 ग्राम्स ऑफ ड्राई सॉइल। इसकी यूनिट क्या है? व्हाट द यूनिट? इसकी यूनिट होती है, सो इट्स यूनिट इज मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम ऑफ ड्राई सॉइल, पर 100 ग्राम ऑफ ड्राई सॉइल। सो पर 100 ग्राम ऑफ ड्राई सॉइल, यहाँ पर जो मिली इक्विवेलेंट है इज 1 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन
1 milligram of hydrogen or any other cation which can displace 1 milligram of hydrogen 1 milligram of hydrogen। तो उसकी यूनिट आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ द वेट ऑफ द कैटायन विच कैन बी हेल्ड ओवर द सरफेस ऑफ 100 ग्राम ऑफ ड्राई सॉइल। अब आप कैटायन का वेट कैसे बताते हो? कैटायन का वेट बताते हैं इन टर्म्स ऑफ मिली इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट कंसेप्ट मैंने आपको एनवायरमेंट में बता रखा है। इक्विवेलेंट कंसेप्ट आई हैव डिस्कस इन द केस ऑफ एनवायरमेंट। तो यहाँ पर मिली इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? किसके मिली इक्विवेलेंट है ये मिली इक्विवेलेंट है हाइड्रोजन के। तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में रिपोर्ट करने के लिए यहाँ पर मिली इक्विवेलेंट किसका लिख दिया? यहाँ पर मिली इक्विवेलेंट लिख दिया हाइड्रोजन का। तो इस बात को समझने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ टू मेक यू एक्सप्लेन दिस पॉइंट। लेट सपोज कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इज इक्वल टू 5 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम्स ऑफ ड्राई सॉइल। क्या मतलब है इस बात का? ये एग्जांपल दिया मैंने आपको, दिस इज द एग्जांपल व्हिच इज गिवन टू यू। तो ये एग्जांपल दे दिया मैंने। तो अगर मैं ये बोलूं कि किसी सॉइल की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है 5 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम ऑफ ड्राई सॉइल, इसका मतलब ये है जिस भी सॉइल की मैं बात कर रहा हूँ उसका 100 ग्राम ड्राई स्टेट में, जिस भी सॉइल की मैं बात कर रहा हूँ उसका 100 ग्राम ड्राई स्टेट में अपनी सरफेस के ऊपर कितने कैटायन को एब्जॉर्ब कर सकता है? इतने कैटायन को एब्जॉर्ब कर सकता है विच इज इक्विवेलेंट टू 5 मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, जो किसके बराबर है? 5 मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन के बराबर है। ये हमारी यूनिट होती है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की। दिस इज द यूनिट ऑफ कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का मतलब ये है कि हमारे जो क्ले के पार्टिकल हैं वो कितने कैटायन को एब्जॉर्ब कर सकता है अपनी सरफेस के ऊपर। ये डिपेंड कर जाता है हमारा स्ट्रक्चर क्या है मिनरल का और हमारे पार्टिकल की साइज क्या है। इसको हम रिपोर्ट कैसे करते हैं? इन टर्म्स ऑफ द वेट ऑफ द कैटायन व्हिच कैन बी हेल्ड ओवर द सरफेस ऑफ 100 ग्राम्स ऑफ ड्राई सॉइल। अब जो वेट है कैटायन का वो हम कैसे रिपोर्ट करते हैं? इन टर्म्स ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन। जैसे एग्जांपल, हाउ डू यू रिपोर्ट हार्डनेस? आप हार्डनेस कैसे रिपोर्ट करते हो? आप हार्डनेस रिपोर्ट करते हो इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ CaCO3। आप एल्कनिटी रिपोर्ट करते हो इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ CaCO3। सेम कहानी यहाँ पर है। यहाँ पे हम कैटायन का वेट कैसे रिपोर्ट करते हैं? यहाँ पर हम कैटायन का वेट रिपोर्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इस पर से कुछ? अब आपको जो स्टैंडर्ड सॉइल है उसकी मैं कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बता देता हूँ। सो मिनरल ये स्टैंडर्ड चीज है, और कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी यूनिट्स मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम ऑफ ड्राई सॉइल तो पहला है क्योलिनाइट, दूसरा है इलाइट, नेक्स्ट है मोंटमोरिनोलाइट। सो दिस इज 3 to 8, दिस इज 40, दिस इज 80। तो किसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी मैक्सिमम है? Whose cation exchange capacity is maximum? तो किसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी आपको मैक्सिमम मिल रही है? तो मोंटमोरिनोलाइट की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या है? मैक्सिमम है। इट इज 80 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम ऑफ ड्राई सॉइल। तो इसका मतलब ये हुआ अगर किसी सॉइल में मोंटमोरिनोलाइट है उसका 100 ग्राम अपनी सरफेस के ऊपर कितने कैटायन को एब्जॉर्ब कर सकता है? 80 मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैटायन को एब्जॉर्ब कर सकता है। क्लियर है पॉइंट? रिपीट करना है इस पे कुछ भी? बिल्कुल सही बात है। तो आपको इस कंसेप्ट के ऊपर सवाल मिलेगा, यू विल फाइंड द प्रॉब्लम ऑन दिस कंसेप्ट आल्सो। कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो अभी तक? अब कैसा सवाल मिलेगा वो आपको बता देता हूं, अटेम्प्ट करके देखो इसे एक बार। अटेम्प्ट दिस प्रॉब्लम। सो डिटरमाइन the base exchange capacity of clay if 100 grams of dry soil adsorbs 160 milligrams of calcium. Next, find the quantity of
find the quantity of hydrogen, find the quantity of hydrogen that can be absorbed by 10 cubic meter of this clay, by 10 cubic meter of this clay, if dry density is equal to 1500 किलो पर मीटर क्यूब, if dry density is equal to 1500 किलो पर मीटर क्यूब, अगर ड्राई डेंसिटी 1500 किलो पर मीटर क्यूब 1500 किलोमीटर पर मीटर क्यूब के बराबर है। चलिए कैलकुलेट करके बताइए कितनी आ रही है वैल्यू। कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू कमिंग आउट। नया बैच ईएससी का स्टार्ट हो गया है, अभी 1-2 दिन पहले स्टार्ट हुआ है नया बैच। तो ये तो देख तो लो कौन से प्लेटफॉर्म पे क्या जानकारी ले रहे हो। ये प्लस की क्लास चल रही है यहाँ पे, तो जब प्लस की क्लास की जानकारी लेनी है तो प्लस की क्लास की जानकारी यहाँ थोड़ी ना मिलती है। प्लस की क्लास की जानकारी आपको मिलेगी अपने ऐप पे जाके देखो, सब कुछ मिलता है वहां पे, सारी चीजें मेंशन्ड है। तो नया कोर्स अभी स्टार्ट हुआ है 1-2 दिन पहले ही। कितनी वैल्यू आ रही है, व्हाट इज द वैल्यू कमिंग आउट। तो पहले पार्ट में आपको बेस एक्सचेंज कैपेसिटी निकालनी है। इन द फर्स्ट पार्ट बेस एक्सचेंज कैपेसिटी इज टू बी फाउंड। So in the first part, calculate the base exchange capacity. So calculate the first part, base exchange capacity. तो बेस एक्सचेंज कैपेसिटी का मतलब क्या होता है। बेस एक्सचेंज कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि 100 ग्राम ऑफ ड्राई सॉइल कितना वेट कैटायन का एब्जॉर्ब कर सकती है अपने सरफेस के ऊपर। दिस इज टर्म्ड एज बेस एक्सचेंज कैपेसिटी। तो 100 ग्राम की सॉइल, तो 100 ग्राम ड्राई सॉइल कितना एब्जॉर्ब कर रही है। सो एब्जॉर्ब्स, सो 100 ग्राम ऑफ ड्राई सॉइल इज एब्जॉर्बिंग हाउ मच ऑफ कैटायन, एब्जॉर्ब्स 160 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम। तो 160 मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम कितने इक्विवेलेंट्स हैं इसके अंदर निकाल लो। तो वी कैन से 100 ग्राम्स ऑफ ड्राई सॉइल एब्जॉर्ब्स गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम। इक्विवेलेंट वेट कितना है, मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी, तो कमिंग आउट टू बी हाउ मच, 8 milli equivalent of calcium. 8 milli equivalent of calcium is equal to how many milli equivalents of hydrogen? 8 milli equivalents of calcium is equal to how many milli equivalents of hydrogen? ये कितने मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन के बराबर है। इट इज इक्वल टू हाउ मेनी मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन, 8 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इसकी बेस एक्सचेंज कैपेसिटी कितनी हुई। तो बेस एक्सचेंज कैपेसिटी और कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी इज इक्वल टू व्हाट, it is equal to 8 milli equivalent per 100 gram of dry soil, per 100 gram of dry soil. So per 100 gram of dry soil. तो पहला पार्ट तो ये है सवाल का, इट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, कि जो सॉइल आपको दे रखी है इसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बता दो या बेस एक्सचेंज कैपेसिटी बता दो। तो जो डाटा गिवन है उसके हिसाब से इट इज 8 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम ऑफ ड्राई सॉइल। क्लियर है चीज। अगले पार्ट में पूछा क्या है, अगले पार्ट में ये पूछ रहा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द हाइड्रोजन आयन दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय 10 क्यूबिक मीटर ऑफ दिस क्ले। तो आपको कैलकुलेट करना है अगले पार्ट में। तो अगले पार्ट में ये पूछ रहा है 10 क्यूबिक मीटर इसी सॉइल की कितने हाइड्रोजन आयन को एब्जॉर्ब कर सकती है, ये पूछा है इसने। तो 100 ग्राम ऑफ दिस सॉइल, 100 ग्राम ऑफ दिस ड्राई सॉइल कैन एब्जॉर्ब, so can absorb how much of the hydrogen ion, can absorb 8 मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन। ये 8 मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर सकती है। इसका मतलब 100 ग्राम ऑफ दिस ड्राई सॉइल कैन एब्जॉर्ब 8 मिलीग्राम ऑफ द हाइड्रोजन, सो 8 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन।
यानी 1 ग्राम ऑफ दिस ड्राई सॉइल कैन एब्जॉर्ब 8/100 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब 10 क्यूबिक मीटर में कितने ग्राम है वो निकाल सकते हो। तो 10 क्यूबिक मीटर है, ये डेंसिटी दे रखी है आपको। तो 10 क्यूबिक मीटर में वेट कितना है इस सॉइल का वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? तो 10 क्यूबिक मीटर डेंसिटी कितनी दे रखी है? डेंसिटी दे रखी है आपको 1500 किलो। तो 1500 किलो कन्वर्ट कर दिया ग्राम के अंदर। तो 10 क्यूबिक मीटर में कितनी ड्राई सॉइल है वो हमने कैलकुलेट कर ली। तो 10 इंटू 1500 किलोग्राम को बदल दिया ग्राम में। ये वैल्यू कितनी आ रही है? दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1.5 इंटू 10⁻3, 4, 5 एंड 6 ग्राम। यही वैल्यू निकल के आ रही है। So 1.5 into 10⁶ grams of the dry soil will absorb how much of the hydrogen? 8 divided by 100 into 1.5 into 10⁶। ये वैल्यू आएगी मिलीग्राम में। मिलीग्राम को बदल दिया किलोग्राम में। सिंप्लीफाई करके बताओ कितना आ रहा है। तो किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो कैलकुलेट करो ये वैल्यू कितनी आ रही है। व्हाट दिस वैल्यू कमिंग आउट? सिंप्लीफाई करके निकालो। 10⁻7 होगा। 3, 4, 5, 6, 7 तो 10⁻7 होगा। सो 10⁻7 कर दो इसे, तो फिर ये कटेगा नहीं। तो ये 10⁻7 है, ये 10⁻6 है। 10⁻6 है। कितनी वैल्यू आ रही है? सिंप्लीफाई करके बताओ। दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी हाउ मच? 15 into 8। So 15 into 8 divided by 100. So comes out to be 1.2 kg of hydrogen. So 1.2 kg of hydrogen. So 10 cubic meter of this soil is capable of exchanging 1.2 kg of hydrogen. ये इसकी cation exchange capacity हो गई। This will be termed as its cation exchange capacity. क्लियर है पूरी कहानी? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से? एनी स्टेप टू बी रेफर फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी क्या होती है? कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी किस पे डिपेंड कर जाती है? हमारे मिनरल्स की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कितनी है, आपको ये सारी जानकारी दे दी है। ऑल द इंफॉर्मेशन आई हैव गिवन यू हियर। क्लियर है पॉइंट? अब इसमें एक और नोट बता रहा हूँ लास्ट में आपको। आई एम मेंशनिंग वन मोर नोट हियर। तो एक और नोट मेंशन किया, तो क्या बोल रहा है नोट? ये नोट बोल रहा है कैटायंस कैन ऑल्सो बी placed cations can also be placed in order of their replacement ability, so cation can also be arranged in order of their replacement ability. हम कैटायंस को अरेंज कर सकते हैं उनकी रिप्लेसमेंट एबिलिटी के बिहाफ पे। स्टैंडर्ड चीज है। तो रिप्लेसमेंट एबिलिटी के बिहाफ पे अगर हम ऑर्डर देखें तो लिथियम की कम होती है सोडियम से, कम होती है हाइड्रोजन से, कम होती है पोटेशियम से, कम होती है अमोनियम से, कम होती है मैग्नीशियम से, कम होती है कैल्शियम से, कम होती है एल्यूमिनियम से। तो हुज रिप्लेसमेंट एबिलिटी इज मैक्सिमम? किसकी रिप्लेसमेंट एबिलिटी मैक्सिमम है? रिप्लेसमेंट एबिलिटी ऑफ विच कैटायन इज मैक्सिमम? एल्यूमिनियम की मैक्सिमम है। इसलिए सिलिका टेट्राहेड्रन यूनिट में कौन सिलिका को रिप्लेस कर रहा था? इसलिए सिलिका टेट्राहेड्रन यूनिट में सिलिका को कौन रिप्लेस कर रहा था? एल्यूमिना रिप्लेस कर रहा था। Hence in montmorillonite and elite replacement of the silica was being done by the aluminium. रिप्लेसमेंट सिलिका की कौन कर रही थी? एल्यूमिनियम कर रही थी। अब कोई सा ही पॉइंट रिपीट कर रहा हूं इस पूरी कहानी के अंदर। एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस एंटायर स्टोरी। So we are done with your soil structure and clay mineralogy. आपका सॉइल स्ट्रक्चर और क्ले मिनरोलॉजी कंप्लीट कर लिया मैंने।
तो कंप्लीट रेफरेंस ऑफ क्ले मिनरल एंड सॉइल स्ट्रक्चर भी डन। कोई सा भी पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी कहानी में? चलिए, सो रेस्ट विल डू टुमारो, बाकी फिर कल करते हैं। सो रेस्ट विल डिस्कस टुमारो। थैंक यू एवरीवन। पहला पार्ट एक्सप्लेन करना है, लो भाई पहला पार्ट एक्सप्लेन कर दो। पहले पार्ट में ये बोल रहा है कि 100 ग्राम ड्राई सॉइल एब्जॉर्ब करती है 160 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम को। मैंने 160 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम में कैल्शियम के मिली इक्विवेलेंट निकाल लिए। मिली इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? गिवन वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। तो गिवन वेट था 160, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी। मॉलिक्यूलर वेट होता है कैल्शियम का 40, वैलेंसी कैल्शियम के 2, तो 40 डिवाइड बाय 2 is the equivalent weight of calcium. So given weight by equivalent weight will give you number of gram equivalents. So given weight by equivalent weight will give you number of gram equivalents. तो ये 8 मिली equivalent निकल के आ गए। And we are known to the fact that 1 gram equivalent of anything is equal to 1 gram equivalent of anything. ये कहानी environment की कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये पूरा equivalent कंसेप्ट वहां बता रखा है। तो किसी भी चीज का 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी दूसरी चीज के 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होता है। तो 8 मिली इक्विवेलेंट कैल्शियम के बराबर होंगे किसके? 8 मिली इक्विवेलेंट ऑफ हाइड्रोजन के। तो मैंने डायरेक्टली उसको यूज कर लिया, आई यूज दिस कंसेप्ट डायरेक्टली। तो पहले कैल्शियम के इक्विवेलेंट निकाले, जितने भी इक्विवेलेंट कैल्शियम के हैं वो बराबर है किसके? हाइड्रोजन के, बिकॉज 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज इक्वल टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज का 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी दूसरी चीज के 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होता है। क्लियर है सर? ये मैग्नीशियम को भी ग्राम में चेंज करेंगे ना? कौन से मैग्नीशियम को? मैग्नीशियम कहाँ है यहाँ पे? या मैग्नीशियम कहाँ निकल के आ गया? कौन सा मैग्नीशियम है यहाँ पे? मिलीग्राम को, कौन से मिलीग्राम को कन्वर्ट करना है? तो नीचे भी तो मैंने वैल्यू मिलीग्राम में लिखी हुई है। अगर ये मिलीग्राम में है तो ये भी मिलीग्राम में है। जब ऊपर वाली वैल्यू मिलीग्राम में है तो नीचे वाली भी तो वैल्यू मिलीग्राम में लिखी हुई है मैंने। सेकंड पार्ट में लो, सेकंड पार्ट में कौन से मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है? कौन से मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है? कौन से मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करवाना है? जब भी मैं कोई सवाल देता हूँ खुद सॉल्व किया करो, मेरे को मत देखा करो मैं क्या कर रहा हूँ। मैं बहुत सारी चीजें डायरेक्ट लिख देता हूँ और वो डायरेक्ट चीजें समझ में नहीं आती हैं, फिर उल्टे सीधे सवाल पूछते हो। तो जब मैंने ये सवाल दिया आपको, आपको खुद सॉल्व करना है, सॉल्व इट ऑन योर ओन। कौन से मिलीग्राम को बदलना है? आप बदलो मिलीग्राम को, देखो लास्ट में रिजल्ट क्या आ रहा है। तो जब कहीं से भी सवाल पढ़ोगे या सॉल्यूशन पढ़ोगे, वो अपने साथ गलत कर रहे होगे। वो तो मेरे को सॉल्व करना है, फॉर्मली मैंने सॉल्व कर दिया, मैंने बहुत सारी चीजें डायरेक्टली लिखी हुई है इसके अंदर, पर आपको खुद सवाल सॉल्व करना होता है। अब कौन सी चीज पूछ रहे हो उस पूरी कहानी में? कोई नहीं है, चलो। सो वी डन विद टुडेस क्लास, बाकी फिर कल करते हैं। रेस्ट विल डिस्कस टुमारो, बाकी फिर कल डिस्कस करेंगे अब।